हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नई डीएसए सीरीज़ के साथ। इस सीरीज़ के अंदर हम बहुत ही इन डेप्थ तरीके से बट सिंपल तरीके से अपने सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। अब इस सीरीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? 3 प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने इस सीरीज़ को बनाने का डिसाइड किया। सबसे पहली प्रॉब्लम कि कई बार यूट्यूब के ऊपर अगर हम कोई डीएसए की सीरीज़ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सूडो कोड पर चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है, और सिर्फ सूडो कोड करना एक स्टूडेंट को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, चीज़ें इनकम्प्लीट रह जाती हैं। तो हम वैसी चीज़ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल कंप्लीटली जाकर चीज़ों को पढ़ने वाले हैं ताकि दिमाग में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स की एक कंप्लीट क्लैरिटी बैठे। सेकेंड रीजन सीरीज को स्टार्ट करने का है रिगार्डिंग दी ऑब्जेक्टिव। कुछ डीएसए सीरीज में हमने देखा होगा कि उनका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि बस हमें वीडियोस बनानी है ताकि किसी ना किसी ब्रांड को प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन दिस सीरीज इज नॉट स्पॉन्सर्ड, इज नॉट प्रमोटेड बाय एनीवन। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी डीएसए कंटेंट स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए। एंड थर्ड प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इज ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कई जगह आपको दिखेगा कुछ सीरीज में बहुत लैक ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होता है, कई जगह आपको दिखेगा कि जरूरत से ज्यादा वीडियोज या जरूरत से ज्यादा क्वेश्चंस हमें करा दिए जिससे सिर्फ स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है। तो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से पूरा प्लेसमेंट को दिमाग में रखते हुए हम सारी की सारी अपनी जो डीएसए की तैयारी है और अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसको अपनी सीरीज के अंदर करने वाले हैं। तो सीरीज हमारी इन डेप्थ होने वाली है। चीज़ों को आप मेरे साथ बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। आज हो सकता है चीज़ें हमें मुश्किल लगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम डीएसए को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आई कैन एश्योर यू कि इस सीरीज के कंप्लीट होने के बाद हमें काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस होगा। हमें महसूस होगा कि हाँ, डीएसए के अंदर हमने चीज़ें सीखी हैं, हमसे सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं, हमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल्स। तो अब जब हम डीएसए पढ़ने ही वाले हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं हमें डीएसए पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब भी जनरली हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जाना है, जब भी हमें टेक के अंदर काम करना है किसी अच्छे रोल पर, तो मेजॉरिटी टेक कंपनीज हमसे इंटरव्यूज़ के अंदर या कोडिंग टेस्ट के अंदर डीएसए के सवाल पूछती हैं। और इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो इसीलिए हम डीएसए को पढ़ते हैं। अभी इतनी सारी कंपनीज डीएसए जनरली कैंडिडेट से इसलिए पूछते हैं क्योंकि जितने अच्छे आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट होंगे उतने अच्छे आप प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्योंकि इंजीनियर्स का टेक कंपनीज में जाने के बाद एक ही प्राइमरी काम होता है, वो होता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो कंपनीज के अंदर जाने के बाद जितने अच्छे लेवल पर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जितने एफिशिएंटली ऑप्टिमल तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कंपनीज के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हाई सैलरी दी जाती है वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की दी जाती है। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो जनरली टेक इंटरव्यूज के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दी जाएगी, हमें उसके लिए डिसाइड करना है कि इस प्रॉब्लम के अंदर कौन कौन से हमें डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करने हैं, कौन कौन से हमें एल्गोरिथम्स यूज करने हैं, और ऑप्टिमल तरीके से हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब हम एक डेटा स्ट्रक्चर्स के ओवरव्यू की बात करें तो ये मोटा मोटी वो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम अपनी सीरीज के अंदर कंप्लीट करेंगे, पर सिर्फ इतने नहीं है, इसके अलावा भी और डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं एंड एल्गोरिथम्स तो मैंने लिखी ही नहीं है। अब ये जो चार्ट है ये हमें देखने में फर्स्ट टाइम एज अ बिगिनर देखने में हो सकता है बहुत कॉम्प्लेक्स लगे, पर ये चार्ट आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जैसे ही हम अपनी सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके अलावा और एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर्स भी कंप्लीट कर चुके होंगे, प्लस कई सारी जो एल्गोरिथम्स होती हैं जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गई, जैसे ग्रीडी एल्गोरिथम होगी, जैसे 2 पॉइंटर अप्रोच होगी, एंड इसके अलावा भी बहुत सारी डिफरेंट अप्रोचेज होंगी, एल्गोरिथम्स होंगे जिनको हम इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं। पर ये सारी चीजें मैं आपको डे 1 पे नहीं बताना चाहती जिससे हम ओवरवेल्म हो जाए। हमें बहुत ही सिंपल बिल्कुल बेबी स्टेप्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस्ड प्रॉब्लम्स की तरफ हम बढ़ना शुरू करेंगे। तो जितने स्ट्रॉन्ग हमारे शुरू के फंडामेंटल्स होंगे उतना ईजी हमारे लिए एडवांस टॉपिक्स को पढ़ना हो जाएगा। तो अभी आपको किसी चीज के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक करते हुए हम पढ़ते चलेंगे। अब एज अ स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को हम डायरेक्टली सीखना शुरू नहीं करते, उससे पहले हमारी एक किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद हम डीएसए कॉन्सेप्ट्स को जाकर सीखते हैं, क्योंकि तभी हम उनका कोड लिख पाएंगे, तभी हम उनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसीलिए इस सीरीज के अंदर हम सबसे पहले अपनी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बनाएंगे शुरुआत के कुछ लेक्चर्स में, एंड उसके बाद वील स्टार्ट विद द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स जर्नी।
अब जब भी एज अ स्टूडेंट हम कोई नई सीरीज स्टार्ट करते हैं, एक सवाल हमारे दिमाग में होता है कि हमें नोट्स कब बनाने चाहिए और किस तरीके से बनाने चाहिए। तो मैं आपको शुरू में ही वो चीज़ बता देती हूँ कि शुरू के जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स इतने ईजी हैं। इनफैक्ट इन टॉपिक्स के मैं नाम भी बता देती हूँ। शुरू में आज का चैप्टर यानी फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड हो गया। इसके बाद हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शंस तक हमें कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक रफ नोटबुक लेकर बैठना है और मेरे साथ पेपर पेन पर आप कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एज सच हमें फेयर नोट्स बनाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बाद वाले लेक्चर्स के अंदर यानी स्टार्टिंग फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंटर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम एरेज, हम इन्हीं सेम टॉपिक्स को, शुरुआती टॉपिक्स को इतनी बार लिख लेंगे, इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये हमें बिल्कुल ABCD की तरह याद होने वाली है। तो आपको शुरू में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम इफ एल्स शुरू कर रहे हैं ये मैंने क्या लिख लिया, जब हम फ्लो चार्ट देख रहे हैं ये तो डायग्राम बहुत मुश्किल सा लग रहा है। शुरू में चीज़ें मुश्किल लगेंगी, लेकिन जैसे ही आप अपने 9th, 10th, 11th लेक्चर तक पहुँचेंगे, वो चीज़ें लिटरली आपको ABCDEF की तरह याद होने वाली है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना शुरू के चैप्टर्स के आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा शुरू के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? क्लास में जो चीज़ें कराई जा रही हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जो होमवर्क प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एंड इसके साथ में आगे के जो हम चैप्टर्स करेंगे उसके थ्रू तो हमारी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बता दिया गया है ताकि किसी भी स्टूडेंट का कोई भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना हो। अब हमने DSA की बात की तो हमें पता है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक लॉजिक बिल्ड करते हैं ओवरऑल कि एज अ प्रोग्रामर जब भी हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो उसको सॉल्व करने के पीछे हमारा क्या प्रोसेस रहता है। उसके लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। लेट्स सपोज हमें ये प्रॉब्लम दी गई है और इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स A एंड B। ये हमारी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को जैसे ही हम देखेंगे, हमने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है, तो ये तो बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है। हमें पता है 2 नंबर्स का सम कैसे कैलकुलेट करना है, तो इस प्रॉब्लम को हम ओवरऑल समझ पा रहे हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं, भाई ठीक है 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है, पर वो कौन से 2 नंबर्स हैं। यानी सबसे पहला जो स्टेप होता है टुवर्ड्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, दैट इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज सेइंग। वो तो हमें समझ में आ गया। दूसरा स्टेप होता है ये देखना कि ठीक है सम तो निकालना है, पर कौन से नंबर्स का निकालना है। बेसिकली हमारे पास क्या गिवन वैल्यू है और इन्हीं गिवन वैल्यूज को हम अपना इनपुट कह देते हैं कि हमें इनपुट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या दिया जा रहा है। हमें A और B 2 नंबर्स दिए जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब हमें समझ में आती है, हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है विच इज़ टू एक्चुअली फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। अब A और B को अगर हमें कैलकुलेट करना है दोनों का सम, उसका सॉल्यूशन हमें पता है बहुत ही ईजी होता है। क्या होता है सॉल्यूशन? हम सिंपली सम ले सकते हैं और सम में हम लिख देंगे A + B। तो हमने क्या किया, 2 नंबर्स का सम निकाल लिया। तो ओवरऑल ये हमारा प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, रियल लाइफ के अंदर भी और प्रोग्रामिंग के अंदर भी। बस प्रोग्रामिंग में इसके बाद एक और स्टेप आ जाता है विच इज़ टू कन्वर्ट दिस सॉल्यूशन इनटू अ कोड। ये सॉल्यूशन तो हमने पेपर पेन पे बना लिया, ये मैंने पेपर पेन पे लिख दिया, लेकिन इसको फाइनली मुझे एक C++ या एक जावा या एक पाइथन के कोड के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ये जो कोड के अंदर कन्वर्ट करने वाला पार्ट है, इसको हम बाद में सीखेंगे। आज इस लेक्चर के अंदर जो हम फोकस करने वाले हैं वो हम इन स्टेप्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। यानी प्रोग्रामर का काम होता है पहले पेपर पेन के ऊपर सॉल्यूशन निकालना। अगर पेपर पेन के ऊपर आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो उसका कोड लिखना बहुत ही आसान होता है। तो उस चीज़ के ऊपर, उस लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर आज हम फोकस करेंगे। एंड ये जो किसी भी प्रॉब्लम का सबसे पहले पेपर पेन के ऊपर सॉल्यूशन निकलता है, ये निकलता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग रख रहे होंगे, लॉजिक बिल्डिंग रख रहे होंगे, फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड्स के बारे में बात करेंगे, क्यों इनको हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड को बनाया जाता है या लिखा जाता है। अब आज का ये जो लेक्चर है ये उन स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल है जिनको ऑलरेडी किसी ना किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखनी आती हैं, लूप्स लिखने आते हैं, फंक्शंस लिखने आते हैं। क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आते हैं तो आपको बेसिक्स ऑफ लॉजिक बिल्डिंग आता है, तो तब हम इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट टाइम अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं तो आज का लेक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि ये हमें बेसिक लॉजिक बिल्डिंग के अंदर हेल्प करेगा। प्लस एक और डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे देती हूँ कि फ्लो चार्ट्स जनरली इंटरव्यूज के अंदर नहीं पूछे जाते, इनको सिर्फ हम लॉजिक बिल्डिंग के लिए पढ़ रहे हैं। सूडो कोड इंपॉर्टेंट होता है, प्लस इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यूज के अंदर डायरेक्ट कोड को लिख पाना। तो उन दोनों के ऊपर हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। यहाँ पर लेक्चर के अंदर वो पॉइंट आ गया जब हमें अपनी रफ कॉपी निकाल लेनी है, अपने पेपर पेन के साथ तैयार रहना है और अब हमें बनाने हैं बहुत सारे फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट
इस तरीके का एक डायग्राम होता है। अब हमने प्रॉब्लम के लिए दिमाग में सोच के कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो बना लिया होगा। उसी सॉल्यूशन का जब हम डायग्राम बना लेते हैं तो उस डायग्राम को हम फ्लो चार्ट कह देते हैं। इट इज़ लाइक अ चार्ट, इट इज़ लाइक अ डायग्राम। जैसे अपनी पुरानी प्रॉब्लम पर आ जाते हैं, यानी सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स के लिए हमें पता है हमने पहले क्या किया होगा, हमने पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना शुरू किया होगा। तो जब भी हम कोई भी सॉल्यूशन निकालते हैं सबसे पहले तो हमें शुरुआत करनी होती है अपने अच्छे काम की। तो हमने स्टार्ट किया अपने सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इनपुट किया होगा ए और बी, यानी मेरे जो दो इनपुट हैं, कौन से दो नंबर्स थे हमारे इनपुट, ए और बी दो नंबर्स थे, उनको मुझे इनपुट करना था। फिर इनसे मुझे सम निकालना था, तो मेरा सम हो जाता है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर हम चाहें तो इस सम को प्रिंट करवा सकते हैं, या चाहें तो ऐसे ही चीज़ों को छोड़ सकते हैं। तो लेट्स सपोज उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप था टू प्रिंट दिस सम, और फाइनली आई कैन एंड, या फिर प्रोग्रामिंग टर्म्स में इसको कह सकते हैं कि आई कैन एग्जिट। तो ये मेरा लॉजिकल सॉल्यूशन था। अब वैसे तो जब हम दो नंबर्स का सम निकालते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ इतना ही लॉजिक आता है, ये स्टार्ट और एंड हम जनरली नहीं लिखते। पर क्योंकि हम कंप्यूटर्स के साथ डील करने वाले हैं, हम प्रोग्राम के साथ डील करने वाले हैं, तो फ्लो चार्ट में कन्वेंशन होता है कि भाई शुरू कर रहे हो तो स्टार्ट लिख दो, और एंड कर रहे हो तो एग्जिट लिख दो, या एंड लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते। अब ये तो हमने स्टेप्स लिख दिए, और आई डोंट थिंक इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। लेकिन क्योंकि फ्लो चार्ट एक चार्ट होता है, तो हमें इन सारे स्टेप्स को, ये क्या है, स्टेप्स हैं जिन्हें हमें डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम यूज़ करेंगे कुछ कंपोनेंट्स का, कुछ डब्बों का। और वो कंपोनेंट्स कैसे दिखते हैं, वो कंपोनेंट्स कुछ ऐसे दिखते हैं। सबसे पहला, सबसे इजी कंपोनेंट होता है हमारा स्टार्ट या एग्जिट का कंपोनेंट। हम बेसिकली एक ओवल बनाते हैं, और हमेशा स्टार्ट और एग्जिट को उस ओवल के अंदर लिखा जाता है। तो जब हम सॉल्यूशन का स्टार्ट या एंड दिखाना चाहते हैं तो हम एक ओवल बना देते हैं। तो इसे एक बार क्रिएट भी कर लेते हैं। ये हमारे सॉल्यूशन का स्टार्ट था, तो मैंने यहाँ पर एक ओवल बना दिया। ये हमारे सॉल्यूशन का एग्जिट था, तो मैंने यहाँ पर भी एक ओवल बना दिया। तो ये दो शेप्स हमने बना दी। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट होता है इनपुट और आउटपुट का। जो भी हम प्रोग्राम्स लिखेंगे, चाहे वो डीएसए के प्रोग्राम हो गए, या जनरली अगर हम कंपनीज में जाने के बाद भी कोई कोड लिखते हैं, तो कोड बेसिकली क्या करता है, कोड कुछ इनपुट लेता है और उसके ऊपर कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और कुछ आउटपुट देता है। तो जब भी हमें इनपुट दिखाना होता है, या जब भी लॉजिक के अंदर हमें आउटपुट दिखाना होता है, उसके लिए हम ये पैरेललोग्राम वाली शेप यूज़ करते हैं। तो जब भी हम इनपुट करना चाहते हैं, जब भी हम कुछ आउटपुट यानी प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसे हम ऐसे प्रिंट करवाते हैं। तो अब हमें पता है जब हम इनपुट ले रहे हैं, ये हमारा इनपुट है, तो ये जो इनपुट है इसे हम दिखाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये जो आउटपुट है इसे भी हम दिखाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट हो गई। अब जितने भी प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस यानी कोई भी आपने कैलकुलेशन करी, कोई भी आपने काम किया जो इनपुट आउटपुट की कैटेगरी के अंदर नहीं आता, कोई आपने वेरिएबल लिखा, तो इस तरीके की चीज़ें हम दिखाते हैं एक रेक्टेंगल की फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दिखाना है कि नेम के अंदर मुझे टोनी स्टार्क स्टोर कराना है। अब यहाँ पे कोई इनपुट आउटपुट तो हो नहीं रहा, तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। इसे हम प्रोसेस ब्लॉक कहते हैं या प्रोसेस कॉम्पोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन के लिए भी हम अपने प्रोसेस ब्लॉक को यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये सारे के सारी चीज़ों को हमने किसी न किसी कंपोनेंट या किसी न किसी ब्लॉक के अंदर डाल दिया। अब चार्ट के अंदर स्पेशल चीज़ एक और ये होती है कि पूरा चार्ट कनेक्टेड होता है, और कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम एरोज़ का। बेसिकली हमें फ्लो दिखाना है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमें अपने सॉल्यूशन का फ्लो दिखाना है कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है। उसके लिए एरोज़ यूज़ करेंगे। तो पहला स्टेप स्टार्ट है, दूसरा स्टेप ये है, तो हमारी एक एरो होगी जो स्टार्ट से यहाँ तक जाएगी। फिर इनपुट के बाद हमें सम कैलकुलेट करना है, फिर सम के बाद मुझे प्रिंट करना है, फिर प्रिंट के बाद मुझे एग्जिट कर देना है। तो ये मैंने एरोज़ दिखा दिए। तो ये पूरा फ्लो चार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब फ्लो चार्ट के अंदर इन कंपोनेंट्स के साथ में एक और एडिशनल कंपोनेंट होता है जिसको हम डिसीजन कंपोनेंट कहते हैं। इसको भी हम अभी यूज़ करेंगे। इसमें बेसिकली हम एक डायमंड की शेप बनाते हैं, और डिसीजन कंपोनेंट का काम होता है किसी न किसी कंडीशन को चेक करना। कंडीशन कहने का मतलब है अगर हमें चेक करना है कोई नंबर एक दूसरे नंबर से बड़ा है क्या, क्या ए ग्रेटर देन बी है, या फिर ऐसी किसी चीज़ को चेक करना जिसका आंसर सिर्फ येस या नो हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई सम है, मुझे चेक करना है कि सम 0 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने। अब या तो ये मुझे येस दे सकता है या ये मुझे नो दे सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन ये जो कंडीशन है, ये मुझे येस देती है उसके बाद क्या काम होना चाहिए, या नो देती है उसके बाद क्या काम होना चाहिए।
तो इस तरीके से हम 2 एरोज निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस डायमंड शेप, और इसको हम अपना डिसीजन ब्लॉक कहते हैं। डिसीजन ब्लॉक को अभी और डिटेल में हम कुछ सवालों के अंदर करने वाले हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी, पर ये जो सिंपल कंपोनेंट्स थे इनको आई होप हमने अंडरस्टैंड कर लिया हो, और ये पूरा का पूरा जो हमारा फ्लो चार्ट है इसको हमने बिल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से अब हमें समझ में आ गया होगा कि हाउ अ फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन। अब ये तो हमारा फ्लो चार्ट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एक सूडो कोड क्या होता है। अब सूडो कोड की अगर बात करें तो सूडो कोड का मतलब होता है जनरल लॉजिक ऑफ अ सॉल्यूशन। ये जो सूडो कोड होता है इसको बेसिकली हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, और इस सूडो कोड को कोई भी समझ सकता है। जनरली कंपनीज़ के अंदर अगर हम जाते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे के सारे डेवलपर्स एक ही लैंग्वेज पर काम कर रहे हो सकता है किसी को C++ आती हो सकता है किसी को जावा आती हो सकता है किसी को पाइथन आती है। जनरली किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हम C++ में लिख देंगे तो वो पाइथन डेवलपर को तो समझ आएगा ही नहीं। तो लॉजिक एंड कोड के जो बीच की चीज़ होती है उसे हम सूडो कोड कहते हैं, और सूडो कोड सारे डेवलपर्स को समझ में आ सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। तो इसीलिए इसको हम सॉल्यूशन का जनरल लॉजिक कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के अंदर सीखते हैं। तो अब ये हमारा फ्लो चार्ट था, इसी फ्लो चार्ट से हम डायरेक्टली सूडो कोड बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे हम अपना सूडो कोड लिख सकते हैं। सूडो कोड्स को हम इंग्लिश के अंदर स्टेप्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट स्टेप लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में जनरली इस स्टार्ट को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सूडो कोड हमें पता ही है नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से शुरू करते हैं। पहला स्टेप है कि हम ए और बी को इनपुट ले लें। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा इनपुट ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा सम निकाल लो विच इज़ गोइंग टू बी ए प्लस बी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। थर्ड स्टेप हो जाएगा कि उस सम को प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे अपने सम को। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने एस लिखा है ये सारे के सारे हमारे स्मॉल एस हैं, इन केस एनीबडी हैड कन्फ्यूजन, क्योंकि जनरली किसी चीज़ को अगर हम स्मॉल से लिख रहे हैं तो उसको हम वही सेम नाम फॉलो करेंगे। एंड फोर्थ स्टेप होता है टू एग्जिट। एग्जिट हम रखेंगे, थोड़ा सा कन्वेंशन होता है, स्टार्ट हम इग्नोर कर देंगे। बाकी अगर आप ये एग्जिट भी यहाँ से हटा देते हैं तो भी हमारे कोड के सूडो कोड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूडो कोड के एज सच कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं होते। हमें सिर्फ इसी फ्लो चार्ट के लॉजिक को सूडो कोड के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो ये हमारा सम ऑफ 2 नंबर्स का सूडो कोड है, जो कुछ ऐसा दिखाई देगा, और बहुत ही सिंपल था। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ बहुत हाई फाई हम नहीं कर रहे, बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम जब हमारे पास प्रॉब्लम आएगी फिर इंटरव्यूज़ के अंदर, तो क्या हम प्रॉब्लम को समझ के पहले उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, फिर उसका सूडो कोड लिखेंगे, फिर उसका कोड लिखेंगे? तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। फ्लो चार्ट को शायद हम इस चैप्टर के बाद कभी यूज़ नहीं करेंगे, तो इसको बस हम अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। सूडो कोड को हम कभी कभी यूज़ करेंगे, पर वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पर मेजॉरिटी इंटरव्यूज़ के अंदर पहले हमें सोचनी होती है प्रॉब्लम, उसका हम थोड़ा बहुत सूडो कोड लिखते हैं और फिर हम चीज़ों को कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हमने यहाँ पर ऐसे सूडो कोड लिख दिया, पर क्योंकि सूडो कोड के कोई फिक्स तरीके नहीं होते, तो कोई अगर स्टूडेंट है जो पहले मान लो इनपुट ए करना चाह रहा है, फिर वो इनपुट बी करना चाह रहा है, और अगर कोई और वेरिएबल है मान लो सी बी, वो इनपुट सी करना चाह रहा है और इन सबको वो अलग अलग लाइन पर लिखता है, तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लॉजिक ओवरऑल सेम रहता है। तो ये तो हमने एक प्रॉब्लम के लिए उसका फ्लो चार्ट भी बना लिया, उसका सूडो कोड भी लिख दिया। अब इन दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरिया ऑफ अ स्क्वायर का। हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है कि हमें एक स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम तो क्लियर है, अगर हम इसकी एक साइड को ए कहें तो इसकी ये वाली साइड भी ए होगी, इसकी ये वाली साइड भी ए होगी और इसकी ये वाली साइड भी ए होगी। तो अगर स्क्वायर की हमें एक साइड पता चल जाए तो उससे हम उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। मैथ के अंदर बहुत आसानी से सीखा था कि स्क्वायर का जो एरिया होता है इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए मल्टीप्लाइड बाय ए। ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी आता होगा। तो प्रॉब्लम को तो हम समझ गए हैं। दूसरा देखेंगे इनपुट में हमें क्या दिया जाएगा। तो जब एरिया ऑफ अ स्क्वायर के लिए हमें पता है हमें साइड चाहिए, तो इनपुट के अंदर हमें साइड लेनी पड़ेगी, हमें ए को इनपुट कराना पड़ेगा। तो हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट के लिए हमें पता है कि हमारा ये वाला कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एरिया निकालने के लिए हमें इनपुट करनी पड़ेगी साइड। तो साइड को हम ए भी कह सकते हैं, साइड को हम साइड भी कह सकते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए इसको ए बोल देते हैं। ए के लिए हम अपना पैरेललोग्राम इनपुट वाला कंपोनेंट यूज़ करेंगे। एक बार हमारे पास ए आ गया, उससे हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी ए मल्टीप्लाइड बाय ए। तो इसे हम क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं तो रेक्टेंगल के अंदर लिख देंगे एंड फिर फाइनली हम इस एरिया को प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रिंट करवा देंगे अपने इस एरिया को एंड इसे अपने इस वाले कंपोनेंट के अंदर हम स्टोर कर लेंगे। बहुत ही आसान था
एंड फाइनली हम कर जाएंगे एग्जिट। एग्जिट करने के लिए दोबारा से हमारे पास हमारा ओवल वाला ब्लॉक आ जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल फ्लो चार्ट है जो इस प्रॉब्लम के लिए बनेगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा था कि आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी आगे जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे या इनफैक्ट आगे वाले चैप्टर्स में भी जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे वहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है जो क्लास के अंदर डिस्कस हो रहा है, इसको मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ, तो वहाँ पर लेक्चर को पॉज करना है और खुद से उसका सॉल्यूशन लिख देना है और फिर डायरेक्टली जाकर आप मेरे सॉल्यूशन से ही अपना सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं। तो उससे हमारा और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम सेव हो सकता है। अब इसी सॉल्यूशन को अगर हम कन्वर्ट करें, यानी ये तो हमने फ्लो चार्ट बना लिया, इसको अगर हम कन्वर्ट करें टू द सूडो कोड तो वो क्या होगा। अच्छा, सूडो कोड के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इसके शब्द भी अगर हम देखें, सूडो का मतलब होता है नकली कोड, तो सूडो कोड जब हम इंग्लिश लाइक कोड लिख रहे हैं वो बेसिकली नकली कोड हम लिख रहे हैं, तो उसको हम उस तरीके से भी सोच सकते हैं। सूडो कोड के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप, हमें पता है स्टार्ट को तो हम इग्नोर कर देंगे, सबसे पहले इनपुट करेंगे ए को। तो मैंने क्या किया, मैंने इनपुट किया ए को। सेकेंड स्टेप, हम एरिया निकाल लेंगे, तो द एरिया इज गोइंग टू बी ए इंटू ए। थर्ड स्टेप, हम प्रिंट कर देंगे अपने एरिया को, तो प्रिंट कर दिया मैंने अपने एरिया को। फोर्थ स्टेप में हम एग्जिट कर जाएंगे। तो ये हमारा सूडो कोड तैयार हो गया। और ये ऐसा कोड है जो किसी को भी इंग्लिश आती होगी तो उसको ये सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। और जिसको जब हम C++ कोड के अंदर भी कन्वर्ट करेंगे तो इसका C++ कोड भी आसान ही होगा, तो उस कोड को भी बाद में हम देख रहे होंगे। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी उसका फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स की प्रॉब्लम। ये स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम अपने डिसीजन ब्लॉक को यूज़ करेंगे। अब मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स, ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें 2 नंबर्स का मिनिमम नंबर जो है उसको प्रिंट करवाना है। और उसके लिए हमें इनपुट में क्या दिए जाएंगे, इनपुट में वो 2 नंबर दिए जाएंगे ए और बी। तो प्रॉब्लम क्लियर है, इनपुट क्लियर है, सॉल्यूशन देखते हैं। मान लो अगर हमें 2 नंबर दिए जाते हैं 4 और 5, 4 और 5 दे देते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है दोनों में से मिनिमम यानी कम कौन है। हम बेसिकली दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। हम या तो ये चेक कर सकते हैं क्या 4 लेस देन 5 है, या फिर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि 4 क्या ग्रेटर देन 5 है। मतलब अगर 4 लेस देन 5 है, इसने मुझे येस दे दिया, तो छोटे वाला नंबर कौन हो जाएगा, छोटे वाला नंबर 4 हो जाएगा। और अगर 4 ग्रेटर देन 5 है, इसने मुझे नो दे दिया, तो छोटे वाला नंबर कौन हो जाएगा, छोटे वाला नंबर फिर से 4 हो जाएगा। तो पहले तो मुझे डिसाइड करना है मुझे लेस देन यूज़ करना है या ग्रेटर देन यूज़ करना है। दोनों में से मैं कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि लॉजिक तो सेम ही रहना है। हम क्या करते हैं, लेस देन वाला लॉजिक यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे छोटा निकालना है तो लेस देन यूज़ कर लेते हैं। अब 4 और 5 में लेस देन से येस या नो करके मैं निकाल सकती हूँ कि 4 लेस देन 5 है क्या, या तो ये येस होगा या ये नो होगा। अगर 4 लेस देन 5 है तो उस केस में छोटा नंबर कौन होगा, 4। और अगर 4 लेस देन 5 नहीं है तो उस केस में छोटा नंबर कौन होगा, 5। अब बस इस 4 और 5 को मैं रिप्लेस कर दूं अगर ए और बी से, तो मेरे पास मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा कि कोई भी 2 नंबर ए और बी हों, 4 और 5 नहीं, 1 2 है, 4 10 है, 10 और 5 हैं, कुछ भी नंबर्स हैं, किसी नंबर को चेक कर लो क्या वो दूसरे नंबर से छोटा है। अगर वो छोटा है येस, तो वो छोटा नंबर है, ए छोटा नंबर है। अगर छोटा नहीं है नो, तो बी छोटा नंबर है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है। तो इसका फ्लो चार्ट कैसा दिखेगा, सबसे पहले तो हम स्टार्ट ही कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद मुझे क्या चाहिए होंगे, मुझे ये दोनों नंबर्स चाहिए होंगे। कंपैरिजन से पहले नंबर चाहिए, तो नंबर्स के लिए इन दोनों नंबर्स को हम इनपुट कर लेते हैं ए एंड बी को। तो इसके लिए अपना इनपुट ब्लॉक बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब इन्हें हम कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने के लिए जो हम ब्लॉक यूज़ करते हैं, कभी भी अगर हमें येस नो वाली चीज़ पूछनी होती है तो उसके लिए जो हम ब्लॉक यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ डिसीजन ब्लॉक और अ डायमंड ब्लॉक। तो इसकी हम डायमंड जैसी कोई भी शेप है जिसको बना सकते हैं, और जो भी चीज़ हमें चेक करनी है, जो भी कंडीशन, इसको हम कहते हैं, जो भी कंडीशन हमें चेक करनी है उसको हम डायमंड के अंदर लिखते हैं। तो हमें चेक करना है क्या ए लेस देन बी है, ये मुझे चेक करना है। तो या तो इसका आंसर येस हो सकता है या फिर इसका आंसर नो हो सकता है, 2 ही हो सकते हैं। और इनफैक्ट और सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, ये येस वाली जो एरो है ना, ये यहाँ से निकाल देते हैं। या तो इसका आंसर येस हो सकता है या फिर इसका आंसर नो हो सकता है, 2 ही आंसर्स हो सकते हैं। अगर ए लेस देन बी है येस, तो छोटी वैल्यू ए की हुई, ए मिनिमम हो गया, तो उस केस में हम प्रिंट करवाएंगे ए को। इसे हटा देते हैं एंड इस चीज़ को यहाँ ले आते हैं, तो उस केस में हम प्रिंट करवाएंगे
ए को, नहीं तो हम प्रिंट करवाएंगे बी को। तो ये हमारा एक आउटपुट ब्लॉक हो गया, ये हमारा दूसरा आउटपुट ब्लॉक हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक डिसीजन लिया कि आंसर येस में है या नो में है, उसके बेसिस पे आउटपुट डिसाइड होगा। अब एक बार आउटपुट प्रिंट हो गया तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है एग्जिट। तो यहाँ पर कर सकते हैं हम अपना एग्जिट, मतलब सॉल्यूशन जो है वो खत्म हो गया। एंड यही सेम एग्जिट हम चाहें तो इसमें भी यूज़ कर सकते हैं कि ये प्रिंट हो गया फिर एग्जिट कर दो, या ये प्रिंट हो गया तो फिर एग्जिट कर दो। एक चीज़ नोटिस करेंगे आप इस सॉल्यूशन में, कभी भी दो नंबर्स ए और बी के लिए दोनों नंबर्स कभी प्रिंट नहीं हो सकते। क्यों प्रिंट नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पर इस ब्लॉक पे डिसाइड हो रहा है कि हमें लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है या हमें राइट डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शंस में जाना पॉसिबल नहीं है, मतलब दोनों में से जो भी मिनिमम होगा सिर्फ वही आकर प्रिंट हो रहा होगा। और इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं 10 और 5, तो ए है 10 और बी है 5। तो पहले तो हमने 10 और 5 को इनपुट कर लिया। अब हम चेक कर रहे हैं क्या 10 लेस देन 5 है, मतलब ए लेस देन बी है। इसका आंसर आता है नो, 10 लेस देन 5 नहीं है। तो हम नो वाली एरो की तरफ जाएंगे और हम प्रिंट करवा देंगे बी को मतलब 5 को। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो दोनों नंबर्स में से मिनिमम कौन है? मिनिमम है हमारा 5। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन था। अब इसका हम सूडो कोड लिखते हैं। तो सूडो कोड के लिए स्टार्ट को तो हम इग्नोर करते हैं, तो उसे इग्नोर कर दिया। फर्स्ट स्टेप है इनपुट ए एंड बी, तो इनपुट कर लेंगे हम ए एंड बी को। सेकेंड स्टेप है डिसीजन ब्लॉक, कि हम पूछ रहे हैं कि क्या ए लेस देन बी है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, इज ए लेस देन बी। हो गई इंग्लिश, हो गया सूडो कोड। तो इसका आंसर या तो येस आएगा या नो आएगा। तो येस या नो को सूडो कोड में हम जनरली हम कैसे लिखते हैं? ये तो हमने कंडीशन लिख दी। येस आने के बाद जो आंसर है, या हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं, ये हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी और फिर हम अपना येस का आंसर लिखते हैं। येस का आंसर है प्रिंट कर दो ए को। तो मैं यहाँ कर लिख दूंगी प्रिंट कर दो ए को। एंड फिर लिखते हैं हम एल्स। एल्स का मतलब है अगर ये नहीं हुआ तो क्या करना है। अगर ये नहीं हुआ तो मुझे ये करना है, प्रिंट करवाना है बी को। तो उसको भी हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं एंड फिर प्रिंट करवाते हैं हम बी को। तो ये स्पेस जस्ट क्लैरिटी के लिए हमने छोड़ी है ताकि चीज़ें रीडेबल हो जाएं और हमें पता चल जाए ये सच हो जाए, येस हो जाए, तब ये काम करना है, नहीं तो ये काम करना है। तो ये हमारा डिसीजन ब्लॉक हो गया। एंड थर्ड स्टेप है बेसिकली टू एग्जिट। तो ये हमारा पूरा का पूरा सूडो कोड हो गया फॉर द मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स। तो इस सवाल से जो हमें नई चीज़ सीखने को मिली वो है कि डिसीजन ब्लॉक को फ्लो चार्ट के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। एंड सेकेंडली सूडो कोड के अंदर जब हमें दिखानी होती है अपनी डिसीजन ब्लॉक, तो उसको इज एल्स या चाहे तो उसे इफ़ एल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये इफ़ एल्स ही क्यों, हमने कुछ और क्यों नहीं लिखा? उसके पीछे का एक लॉजिक है जो जब हम C++ पढ़ेंगे तो C++ के अंदर एक हमारा चैप्टर आएगा कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर के अंदर बेसिकली हम इफ एल्स पढ़ते हैं, मतलब डिसीजंस बनाने सीखते हैं येस और नो वाले। तो वहाँ पे क्योंकि इफ एल्स आता है तो शुरुआत से ही हम इफ एल्स लिखने की प्रैक्टिस डाल सकते हैं। बस वही लॉजिक है यहाँ पे। चाहे तो यहाँ पे इस भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड आवर फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड करना है, हमें जो नंबर दिया हुआ है, हमें एक नंबर दिया जाएगा, लेट्स कॉल दिस नंबर n, इसको कुछ भी कह सकते हैं, n बोल दिया इसको। हमें पता करना है ये नंबर ऑड है या इवन नंबर है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। अब मुझे बस एनालाइज करना है कि मेरे पास इनपुट क्या है। इनपुट मेरे पास एक ही चीज़ है, मेरा नंबर n। अब कोई भी नंबर n ऑड है या इवन है वो हमें कैसे पता चलता है? अब सॉल्यूशन को सोचते हैं। कोई भी नंबर ऑड है या इवन है वो कैसे पता चलता है? कुछ ऑड नंबर्स लिख के देख लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11। कुछ इवन नंबर्स लिख के देख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस तरीके से कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव इवन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, सारे के सारे इवन नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं। और यहीं से हमें हमारे सॉल्यूशन का हिंट मिलेगा। अगर सारे के सारे नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं तो कोई भी जो नंबर n है वो एक इवन नंबर कब होगा? वो एक इवन नंबर तब होगा जब ये n 2 से डिवाइड कर दे और कंप्लीटली डिवाइड कर जाए, मतलब रिमाइंडर में 0 दे दे। उसका मैं लॉजिक बताती हूँ। लेट्स सपोज मेरा n है 10, तो 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर में क्या वैल्यू आएगी? रिमाइंडर में वैल्यू आएगी 0। लेकिन अगर मेरा n ऑड होता, लेट्स सपोज 9 होता,
तो 9 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, बहुत बच्चों वाली फर्स्ट सेकंड क्लास वाली मैथ में कर रही हूँ, तो 2 से डिवाइड करते तो यहाँ 8 माइनस होता है और रिमाइंडर में वैल्यू क्या आती, रिमाइंडर में वैल्यू आती 1। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर में 0 दे रहा है मतलब वो एक इवन नंबर है। अगर कोई डिवाइड करके रिमाइंडर में 1 दे रहा है मतलब वो एक ऑड नंबर है। तो हमें अब किसी भी नंबर को बस 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर चेक करना है कि वो 0 है या वो 1 है। अब मैथ के अंदर तो डिवाइड करने के लिए हम इस तरीके से ऑपरेशंस देखते हैं और फिर अपना रिमाइंडर निकालते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर एक शॉर्टकट होता है रिमाइंडर निकालने का। और वो शॉर्टकट क्या होता है, वो एक ऑपरेटर होता है। बेसिकली ऑपरेटर क्या होते हैं बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे मान लो मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है तो मैं ये प्लस वाला साइन यूज़ कर देती हूँ। मुझे 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो मैं ये साइन यूज़ कर देती हूँ। मुझे 2 नंबर्स को डिवाइड करना है तो मैं ये वाला साइन यूज़ कर देती हूँ। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में एक और सिंबल होता है जिसको हम अपना परसेंटेज सिंबल कहते हैं। तो अगर मुझे पता करना होता है कि ए को बी से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये वाले सिंबल को हम अपना रिमाइंडर सिंबल या अपना मॉड्यूलो सिंबल कहते हैं। मॉड्यूलो का मतलब यहाँ पे हम रिमाइंडर समझ सकते हैं कि ए को जब बी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर कहीं भी लिखा हुआ है ए मॉड्यूलो बी तो उसका मतलब है कि हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया 10 मॉड्यूलो 2, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं रिमाइंडर 0 की बात कर रही हूँ कि 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर मैंने लिख दिया 9 मॉड्यूलो 2 तो मैं 1 की बात कर रही हूँ क्योंकि रिमाइंडर 1 आएगा। तो जब भी मॉड्यूलो लिखते हैं हम बेसिकली रिमाइंडर की बात करते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिल गई। तो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या बात की थी, सॉल्यूशन के लिए हमने बात की थी कि अगर हमें ऑड इवन निकालना है तो सिंपली क्या करो, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर चेक कर लो कि वो रिमाइंडर 0 है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना तो मुझे आ गया। 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने का मतलब है ए मॉड्यूलो बी। अब चेक कर लेंगे क्या ये वैल्यू 0 है, इज दिस वैल्यू इक्वल टू 0। अब मैथ के अंदर हम सिंगल इक्वल टू यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर हम 2 इक्वल टू यूज़ करते हैं। उसके पीछे का लॉजिक भी आपको भी समझ में आएगा धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करते हुए। पर ये चीज़ याद रखनी है, ये मॉड्यूलो का सिंबल होता है। और जब भी हमें ये लिखना होता है कि क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, तो हम सिंगल इक्वल टू नहीं लगाते, हम 2 इक्वल टू लगाते हैं। और इन 2 इक्वल टू के बीच में हम कोई स्पेस नहीं देते। तो जब लिख रहे हैं तो इनको पास पास लिख सकते। तो ये लिखने का मतलब है कि क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। तो या तो इसका आंसर येस हो सकता है या फिर इसका आंसर नो हो सकता है। या बी क्या होगा यहाँ पर, बी बेसिकली होगा हमारे पास 2। तो कोई भी नंबर n है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर निकालें तो वो रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो नंबर क्या होता है, नंबर होता है एक इवन नंबर। और वो 0 के इक्वल नहीं आता तो नंबर होता है हमारा ऑड नंबर। तो ये क्या किया हमने, एक ओवरऑल अप्रोच अपने दिमाग में सोच ली कि इस तरीके की अप्रोच हमारी बनेगी अगर मुझे निकालना है एन ऑड है या इवन। तो अब इसका फ्लो चार्ट कैसा दिखेगा, फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत सिंपल होने वाला है, ऑलमोस्ट पूरी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व ही कर दिया। आप चाहें तो पॉज करके खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन। उसके बाद हमें एन चाहिए होगा, वो नंबर चाहिए होगा, तो हम एन को इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर हम इनपुट कर लेंगे अपने एन को। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम n मॉड्यूलो 2 निकालें और चेक करें क्या ये वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो हमें चेक करना है कि क्या n मॉड्यूलो 2 इज दिस इक्वल टू 0। तो येस या नो वाली चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने डायमंड ब्लॉक को यूज़ करते हैं। तो डायमंड ब्लॉक के अंदर ये जो हमारी पूरी की पूरी कंडीशन है इसको हम लिख सकते हैं। या तो इसका आंसर येस आएगा या इसका आंसर नो आएगा। लेट्स सपोज इसका आंसर या तो येस आता है या इसका आंसर नो आता है। अब येस वाला केस में हम क्या प्रिंट करवाएंगे, येस वाले केस में हम इवन प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं इवन और दूसरी तरफ हम प्रिंट करवा देंगे ऑड, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने अपने फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर लिया है। एंड इसको थोड़ा सा और कंप्लीट कर देते हैं। प्रिंट करवाने के लिए दोबारा से हम अपना पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे। एंड फाइनली दोनों में से कुछ भी प्रिंट हो, हमें तो फाइनली करना है एग्जिट। तो दोनों ही फ्लोज को, एरोस को हम जोड़ देंगे अपने एग्जिट के साथ। तो ये हमारा फ्लो चार्ट होता है फॉर द सॉल्यूशन टू फाइंड इफ अ नंबर इज ऑर्डर इवन। इसको एक बार रन भी कर लेते हैं, सॉल्यूशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है n इज इक्वल टू 150। दिस इज माई नंबर। तो सबसे पहले तो मैंने n इनपुट ले लिया, 150 आ गया। अब मुझे चेक करना है कि 150 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है। 150 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 आ रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा।
आंसर 0 ही आएगा। येस में जाएंगे, प्रिंट करवा देंगे इवन। तो मेरे पास 150 के लिए इवन प्रिंट हो जाएगा बिकॉज 150 इज़ एन इवन नंबर। तो ये तो इसका फ्लो चार्ट हो गया, सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब इसके लिए इसका हम सूडो कोड लिख लेते हैं। सूडो कोड के लिए फर्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा टू इनपुट n। तो यहाँ पर हम इनपुट कर देंगे अपने n को। सेकेंड स्टेप जो होगा वो ये वाली कंडीशन है। हमें ऑलरेडी पता है इफ़ कंडीशन कैसे लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ़, या इज़ भी लिख सकते हैं, इज़ इफ़ दोनों सेम है। इफ़ n मॉड्यूलो 2 बिल्कुल मैथ की तरह ऑपरेशन लिख सकते हैं। इज़ दिस इक्वल टू 0। अगर येस आता है तो मुझे इवन प्रिंट करवाना है, तो थोड़ी सी स्पेस दे देंगे और प्रिंट करवाएंगे इवन। और नो आता है तो मतलब एल्स, एल्स वाले केस में मुझे प्रिंट करवानी है ऑड वैल्यू। और फाइनली मुझे करवाना है एग्जिट यहाँ से। तो ये मेरा पूरा का पूरा सूडो कोड हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये जो सूडो कोड है ये बिल्कुल इस जैसा हमें लिख रहा होगा। एक सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट है जो पूरा लॉजिक कंट्रोल कर रही है। यहाँ पे भी एक सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट है जो पूरा लॉजिक कंट्रोल कर रही है। तो इस तरीके से, एंड ये स्टैंडर्ड तरीका होता है। आगे जाके जब हम कोड लिखने शुरू करेंगे डीएसए के, तो कई सारी एल्गोरिदम होगी जहाँ पे हमें ऑड इवन फाइंड आउट करना होगा किसी नंबर का। तो वहाँ पे हम बिल्कुल यही सेम लॉजिक यूज़ करने वाले हैं। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर कभी ऑड इवन फाइंड करना होगा कि कोई नंबर है या नहीं है, तो हम हमेशा उसका 2 के साथ मॉड्यूलो लेकर उसे 0 के साथ ही कंपेयर करते हैं। ऐसे ही फाइंड आउट किया जाता है ऑड इवन। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड चीज़ है जिसको हमने सीख लिया है और इसको आगे के लिए इस लॉजिक को हमें याद रख लेना है। तो ये तो हो गया ऑड इवन। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमें बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें और सिखाने वाली है वो है टू फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n, जहाँ पर n कुछ भी हो सकता है। n अगर 5 हुआ तो 1 से 5 का सम निकालना है। n अगर 100 हुआ तो 1 से 100 का सम निकालना है। n अगर 1000 हुआ तो 1 से 1000 का सम निकालना है। एक चीज़ वैसे अभी तक आपने नोटिस की होगी कि ये जो हम सॉल्यूशंस लिख रहे हैं, ये सॉल्यूशन किसी एक वैल्यू के लिए डिपेंडेंट नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि n अगर ऑड इवन है तो मुझे पता ही है कि n 150 ही होना चाहिए। नहीं, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमारा सॉल्यूशन हमेशा काम करेगा। तो हम वैसे ही सॉल्यूशंस बिल्ड कर रहे हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू वर्क करते हैं। तो n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हमारा सम काम करना चाहिए। हमारा सम अच्छे से सही तरीके से कैलकुलेट होना चाहिए, ऑप्टिमल तरीके से। अब वैसे तो सम ऑफ n नंबर्स कैलकुलेट करने का मैथ के अंदर एक डायरेक्ट फार्मूला होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन हम इस डायरेक्ट फार्मूला को यूज़ नहीं करेंगे। क्यों यूज़ नहीं करेंगे? क्योंकि हम लॉजिक बनाना सीख रहे हैं, हम मैथ थोड़ी सीख रहे हैं। एक कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को लगता है डीएसए के अंदर मैथ होती है। डीएसए के अंदर मैथ नहीं होती, डीएसए के अंदर लॉजिक होता है। तो हम मैथ नहीं सीख रहे, हमें फॉर्मूले यूज़ नहीं करने। हमें तो भाई लॉजिक देखना है कि कैसे उसी काम को एक प्रोग्राम, एक कंप्यूटर से करवाया जा सकता है। अब कंप्यूटर से करवाने से पहले हमें खुद अपना दिमाग यूज़ करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम वो दिमाग यूज़ करना, वो लॉजिक बनाना सीख रहे हैं अभी। तो लॉजिक क्या कहता है कि 1 से लेकर n तक अगर हमें नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज हमें n की वैल्यू 5 गिवन है और मुझे 1 से लेकर n तक का सम निकालना है। तो उसके लिए पहले 1 को ऐड करेंगे, फिर 2 को ऐड करेंगे। बेसिकली ये मेरा सम है जिसके अंदर मैं पहले 1 ऐड कर रही हूँ, 2 ऐड कर रही हूँ, 3 ऐड कर रही हूँ, 4 ऐड कर रही हूँ, 5 ऐड कर रही हूँ। मैं कुछ कुछ नंबर्स को ऐड करते चले जाऊँगी जब तक मेरा n नहीं आ जाता लास्ट में। मुझे हमेशा 1 से शुरू करना है और मुझे n तक नंबर्स को ऐड करना है। तो ये सारे के सारे नंबर्स को मैंने ऐड कर दिया। मुझे पता है मेरा आंसर 15 होना चाहिए और 15 को फाइनली हम जाके प्रिंट करवा देंगे। ये ओवरऑल लॉजिक होता है। मैथ में पेपर पेन पे करना होता है तो ऐसे ही करते हैं। अब इसमें इनपुट क्या होगा? इनपुट भी मुझे पता है कि मेरा वेरिएबल वैल्यू क्या है। वेरिएबल मतलब जो चीज़ चेंज हो सकती है। चेंज क्या हो सकता है? सिर्फ ये n चेंज हो सकता है। शुरुआत तो हमेशा 1 से ही करनी है, वो तो फिक्स्ड है। तो इनपुट में मुझे करवाना है अपना n, या इसको कैपिटल N लिख लेते हैं, जहाँ तक मुझे अपने सम को कैलकुलेट करना है। अब सम कैलकुलेट करने का लॉजिकल तरीका है कि एक नंबर लो, पहले 1 लो, उसको सम में ऐड करो, फिर 2 लो, उसको सम में ऐड करो, फिर 3 लो, उसको सम में ऐड करो, फिर 4 लो, उसको सम में ऐड करो। तो क्यों ना हम कोई वेरिएबल ले लें या कोई ऐसा प्लेस होल्डर ले लें। प्लेस होल्डर कह सकते हैं कंटेनर टाइप, कि मैंने कोई नंबर ले लिया। लेट्स सपोज इस नंबर को मैंने काउंट कह दिया। मेरा काउंट है जिसको मैं 1 से शुरू कर रही हूँ। मेरा काउंट है जिसको मैं 1 से शुरू कर रही हूँ और मैंने एक सम वेरिएबल ले लिया। सम को मैं 0 से शुरू कर सकती हूँ क्योंकि शुरुआत में कोई भी नंबर नहीं है तो सम 0 होता है। अब एक एक करके इस काउंट को, मतलब इस 1 को मैं सम में स्टोर करना शुरू कर दूँ। तो पहले मैंने क्या किया, सम के अंदर 1 स्टोर कर दिया। फिर इस काउंट को बढ़ा के मैं 2 कर दूँ,
फिर मैंने 2 को सम में ऐड कर दिया, फिर इस काउंट को बढ़ा के मैं 3 कर दूँ, फिर मैंने इसको सम के अंदर ऐड कर दिया, फिर इस काउंट को बढ़ाकर मैं 4 कर दूँ, 4 को सम के अंदर ऐड कर दिया, फिर इस काउंट को बढ़ा के मैं 5 कर दूँ, तो 5 को मैंने सम के अंदर ऐड कर दिया। और इस काउंट को मुझे तब तक बढ़ाते जाना है जब तक लास्ट में मेरे पास n नहीं आ जाता, क्योंकि मुझे तो n नंबर्स का सम चाहिए, उसके आगे मुझे कोई मतलब नहीं है कि आगे कौन से नंबर्स आने वाले हैं, मुझे तो 0 से लेके n तक का सम चाहिए। और ये सम में जब मैं इनको बार बार ऐड करते जा रही हूँ, इनका फाइनल सम कैलकुलेट हो गया होगा विच इज़ 15, जिसको मुझे प्रिंट करवा देना है। तो लॉजिक क्या हुआ यहाँ पे? लॉजिक ये हुआ कि कोई दूसरा वेरिएबल एक काउंट ले लो जिसको 1 से शुरू कर लो और बार बार इस काउंट को ऐड कर दो अपने सम में। ये मेरा लॉजिक है। और ये लॉजिक अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज फील अगर हो रहा हो किसी स्टूडेंट को और उन्हें लग रहा हो कि मैम ये तो मैं शुरू से कैसे सॉल्व कर पाऊँगा, ये तो मैं कैसे शुरू से सोच पाऊँगा, तो मैं आपको बता दूँ ये शुरू से कोई नहीं सोच पाता। अगर आप फर्स्ट टाइम कोडिंग कर रहे हैं तो ये प्रोसेस होगा सॉल्यूशन निकालने का, ये शायद ही कोई स्टूडेंट शुरुआत में सोच पाता होगा, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको लेक्चर देखकर ही समझ में आएगा। यहीं से लॉजिक थोड़ा थोड़ा बिल्ड होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं खुद से कैसे सोचूंगा, ऑड इवन का लॉजिक मुझे खुद से कैसे हिट करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए पहले लेक्चर के अंदर वो कॉन्सेप्ट्स जो खुद से हिट नहीं करते उनको हम लेक्चर के अंदर पढ़ते हैं, और फिर वो कॉन्सेप्ट जो हमें हिट कर सकते थे उनको हम एज अ होमवर्क प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है अगर आप ये खुद से नहीं सोच पाए, क्योंकि कोडिंग के अंदर डीएसए के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो हम खुद से नहीं सोच पाएंगे। और चाहे कोई प्रोग्रामर आज की डेट में कितनी भी बड़ी कंपनी के अंदर बैठा हो, चाहे वो सीटीओ लेवल पे क्यों ना चला गया हो, कितना भी कोई जीनियस हो, कितना भी किसी के अंदर आईक्यू हो, मेजॉरिटी प्रोग्रामर्स जब शुरुआत करते हैं, जब वो स्टार्ट करते हैं कोडिंग को सीखना, तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स उनसे खुद से सॉल्व नहीं होती। मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स के उन्हें सॉल्यूशन समझने पड़ते हैं, फिर उस सॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है। और हो सकता है जब आप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होमवर्क प्रॉब्लम करो तब भी कुछ चीज़ें खुद से सॉल्व ना हो, उसके बाद हम धीरे धीरे बार बार उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, फिर कुछ नई प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं, तब जाके लॉजिक बिल्ड होना शुरू होता है। लॉजिक एक क्लास में एकदम से बिल्ड नहीं होता, और कोई भी नर्सरी क्लास से कोडिंग सीख के नहीं आया होता। सारी कोडिंग जो सीखते हैं वो एज अ बिगिनर माइंडसेट ही हर कोई सीखना शुरू करता है। तो ये ओवरऑल लॉजिक है जिसमें हम क्या करेंगे, एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे, 1 से शुरू करेंगे, बार बार इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे और इसको सम के अंदर ऐड करना शुरू करेंगे, और सम में फाइनली हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब ये जो लॉजिक है इसका फ्लो चार्ट भी आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर बाकी उसमें एक बार कर लिया तो कॉम्प्लेक्स लगने वाली कोई बात नहीं है। तो इस सॉल्यूशन का फ्लो चार्ट कैसे दिखेगा? बेसिकली पहले तो मुझे स्टार्ट ही करना है, ये काम मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें कुछ सोचना नहीं है। दूसरा, हमें ये n चाहिए, हमें इनपुट चाहिए, तो मुझे सबसे पहले तो अपना इनपुट लेना पड़ेगा n, तो ये नंबर इनपुट n लेना पड़ेगा, इसको पैरेललोग्राम में ले लिया। उसके बाद अब क्योंकि मुझे सम कैलकुलेट करना है, शुरुआत में सम की वैल्यू 0 होगी, तो मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना है, बेसिकली सम नाम का। मैथ के अंदर वेरिएबल्स होते हैं जो कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, तो सम नाम की एक चीज़ डिफाइन करनी है जिसके अंदर वैल्यू है 0, ये मेरा सम हो गया। और एक काउंट डिफाइन करना है जिसको हम शुरू करेंगे कहाँ से, इसको हम 1 से शुरू करेंगे, तो ये हो गया मेरा काउंट इज इक्वल टू 1 और सम इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्योंकि इनपुट आउटपुट तो है नहीं, तो ये मेरा प्रोसेस ब्लॉक बन जाएगा। तो इस तरीके का मेरे पास ब्लॉक आ जाएगा जिसमें सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। एंड इतना जो लॉजिक है ये मेरे लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है। अब ये जो प्रोसेस ब्लॉक में हमने चीज़ें लिखी है ना, प्रोग्रामिंग के अंदर इस स्टेप को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कुछ स्टार्टिंग वैल्यूज़ दे देना। जैसे सम को स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 0 दे दी, अगर मैं कुछ और कैलकुलेट कर रही होती तो ज़रूरी नहीं है वैल्यू 0 होती, कई बार हो सकता है इनिशियलाइजेशन में वैल्यू 1 जा रही हो। जैसे काउंट को तो मैं 0 से स्टार्ट नहीं कर रही, इसको तो मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो इनिशियलाइज करने के पीछे लॉजिक होता है। पर इतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में सीख लेंगे इनिशियलाइजेशन क्या होता है। अब मुझे क्या करना है, बार बार मुझे पता है मुझे मेरे सम के अंदर अपने काउंट को ऐड करना है। क्या मैं कह सकती हूँ मुझे ऐसा कुछ काम करना है कि सम की नई वैल्यू क्या बने, सम की वैल्यू में सम तो हो ही, प्लस उसके अंदर काउंट भी ऐड हो जाए। मतलब पुरानी जो सम की वैल्यू है ना उसके अंदर मैं काउंट को ऐड कर दूँ, इस तरीके का मुझे कुछ करना है। जैसे सम के अंदर अगर इतना सम ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका था, तो अब इसमें बस मुझे 4 को और ऐड करना है, पुराने वाले को डिलीट नहीं कर देना, उसमें चीज़ें ऐड करनी है। तो मेरे लिए काम क्या है, काम मुझे बेसिकली ये करना है कि मुझे सम के अंदर सम प्लस काउंट कर देनी है इसकी वैल्यू। और ये स्टेटमेंट मैंने थोड़ा सा साइड में क्यों लिखी उसका लॉजिक अभी समझ में आएगा। मुझे ये काम तो करना है, पर ये काम मुझे कब तक करना है वो पहले बताना पड़ेगा।
सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंट काम मैं करना चाहती हूँ, ये मेरा प्रोसेस ब्लॉक हो गया। पर कब तक करना है ये काम? ये काम सिर्फ तभी करना है जब काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n हो। जैसे ही काउंट ग्रेटर देन n हो गया, मुझे काम नहीं करना। जैसे 5 को मैंने ऐड कर दिया, अब काउंट की वैल्यू तो बढ़ के 6 भी होगी, काउंट की वैल्यू तो बढ़ के 7 भी होगी। तो क्या मुझे 6 और 7 को भी सम के अंदर ऐड करना है? नहीं, क्योंकि वो n से बड़े हो गए। तो मुझे तब तक ही काउंट को सम के अंदर ऐड करना है जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे काउंट की जो वैल्यू है इज इट लेस देन इक्वल टू n। पहले तो हमें कंडीशन ही चेक करनी पड़ेगी, तो इसको तो पहले कंडीशन ब्लॉक के अंदर हमें लिखना होता है। तो ये मेरी कंडीशन है कि क्या काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है। इसके दो ही जवाब हो सकते हैं, या तो येस या नो। अगर येस है तब तो काम करना है, तो ये मेरी येस वाली लाइन हो गई। अगर नो है तब मुझे काम नहीं करना। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इनिशियलाइज कर दिया वैल्यूज़ को, सबसे पहले हमें चेक करना है कि काउंट लेस देन इक्वल टू n है ना। एंड इसे एक बार थोड़ा सा हम रिसाइज करके छोटा कर लेते हैं। तो इस तरीके का हमारा अभी तक लॉजिक रहा है, जिसमें हमने काउंट को शुरू किया 1 से, सम को शुरू किया 0 से। क्या काउंट लेस देन इक्वल टू n है? यस, यस है, तो भाई काम कर लो। तो हमने अपना काम कर दिया। और नहीं है तो कुछ नहीं करना, मतलब सम अभी तक कैलकुलेट हो गया होगा। जैसे ये 6 बनेगा, जैसे ही काउंट 6 बनेगा, सम कैलकुलेट हो चुका होगा। तो सम कैलकुलेट हो चुका होगा तो हमें प्रिंट करवा देना है अपने सम को। एंड इसके लिए अपना पैरेललोग्राम यानी आउटपुट ब्लॉक ले आते हैं, और लास्ट में हम कर सकते हैं एंड, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा पॉइंट तो आएगा ही जब हमारा काउंट n से बड़ा हो जाएगा। अब ये तो मैंने सम कैलकुलेट कर लिया और काउंट को ऐड कर दिया, पर काउंट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? काउंट पहले था 1, तो मैंने 1 को सम के अंदर ऐड कर दिया। अब मुझे इस काउंट को 2 बनाना पड़ेगा, मतलब इस काउंट को मुझे 1 से बढ़ाना पड़ेगा। और किसी भी वेरिएबल को 1 से कैसे बढ़ा सकते हैं? हम बेसिकली काउंट को भी लिख सकते हैं काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, कि काउंट की जो भी पुरानी वैल्यू थी उसमें +1 ऐड कर दो, तो वो बढ़ गया। तो मैं क्या करूँगी, जैसे ही मैंने ये काम कर लिया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमेशा होता है कि काउंट को अब 1 से बढ़ा दो, फिर दोबारा यही स्टेप करो, फिर दोबारा काउंट को 1 से बढ़ा दो, फिर दोबारा यही स्टेप करो, फिर दोबारा काउंट को 1 से बढ़ा दो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें लूप्स वाले चैप्टर के अंदर हेल्प करेगा। हम C++ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ते हैं, विच इज़ लूप्स। वहाँ पे ये लॉजिक बिल्डिंग हमें हेल्प करेगी। तो जैसे ही मैंने सम के अंदर काउंट को ऐड कर दिया, अब काउंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। काउंट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम यहाँ से एक एरो निकाल सकते हैं और हम लिख सकते हैं काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ये भी हमारा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि कुछ इनपुट आउटपुट नहीं है। और एक बार हमने दोबारा काउंट को +1 कर दिया, अब काउंट की वैल्यू मान लो 2 हो गई, तो दोबारा क्या काम करना है? यही वाला काम करना है, दोबारा से काउंट को सम के अंदर ऐड करना है। तो उस स्टेप पर कैसे जाएंगे? सम के अंदर ऐड करने से पहले बेसिकली मेरी ये एरो यहाँ पर आकर जुड़ेगी। ठीक है, सम के अंदर तो ऐड करना है, पर उससे पहले दोबारा कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। कंडीशन ठीक है तभी काउंट ऐड होगा, फिर काउंट अपडेट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी। तो आई होप ये ओवरऑल लॉजिक हमें समझ में आ रहा है। इस लॉजिक को एक बार थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ड्राई रन कर लेते हैं। ये शब्द भी आपको बार बार सुनने को मिलेगा। ड्राई रन करने का मतलब होता है एग्जाम्पल लेके अपने सॉल्यूशन को एनालाइज करना। मान लो n मिला है 3, n3 मिला है, छोटी वैल्यू ले ली, छोटा सॉल्यूशन ले लिया, इनपुट कर लिया n को। काउंट क्या हो गया? काउंट हो गया 1, तो मेरा एक काउंट है, काउंट इज इक्वल टू 1। सम है शुरुआत में 0। अब सबसे पहले तो हम चेक कर रहे हैं सॉल्यूशन में क्या काउंट लेस देन इक्वल टू n है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है? यस, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो भाई सम के अंदर 1 को ऐड कर दो, तो सम के अंदर काउंट ऐड हो गया। उसके बाद काउंट को बढ़ा दो बाय 1, तो काउंट बढ़ के 2 हो गया। अब दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो 2 है, क्या ये 2 लेस देन n है, 2 लेस देन 3 है? यस, 2 इज लेस देन 3। तो दोबारा से हम क्या कर गए, लूप में आ गए। लूप का मतलब होता है गोल चक्कर में आ गए एक तरीके से। तो हम क्या कर गए, इधर से गए थे और इसी रास्ते अब वापस आ गए दोबारा, क्योंकि सेम काम कर रहे हैं ना। जब हमें बार बार सेम काम करना है, क्या सेम काम करना है? सम के अंदर काउंट को ऐड करो, काउंट को इंक्रीज करो, सम के अंदर काउंट को ऐड करो, काउंट को इंक्रीज करो, सम के अंदर काउंट को ऐड करो, काउंट को इंक्रीज करो। जब बार बार सेम काम करना होता है तो उसको हम लूप कहते हैं, और वो लूप फ्लो चार्ट के अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो दोबारा चेक करेंगे 2 लेस देन 3 है, यस, तो 2 को सम के अंदर ऐड कर देंगे, तो 2 यहाँ आ गया। फिर 2 को दोबारा इंक्रीज कर देंगे, काउंट इंक्रीज हुआ, काउंट की वैल्यू अब 3 हो गई। फिर चेक करेंगे क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है? यस, लेस देन नहीं है पर इक्वल टू तो है, तो 3 को ऐड कर देंगे सम के अंदर।
अब काउंट को बढ़ा देंगे। अब काउंट इस बार जब बढ़ के यहाँ पर आएगा, अब चेक हो गया क्या काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है, लेस देन इक्वल टू 3 है। इसका जवाब आएगा नो। नो का मतलब है अब हमें ये लूप नहीं चलाना, अब हम इस लूप से बाहर निकल गए। अब हम यहाँ आ जाएंगे, अपने सम को प्रिंट करवा देंगे। सम की क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 1 + 2 + 3 दिस इज इक्वल टू 6। फाइनल आंसर 6 प्रिंट हो जाएगा और हम कर जाएंगे एग्जिट। और अगर हमें 1 से 3 तक नंबर्स का सम निकालना है तो वो सम भी क्या होता है, 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो वही सेम आंसर हमारे पास लॉजिकली प्रिंट हो गया है, लॉजिकली निकल गया है। तो इस तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इस पूरे सॉल्यूशन के लिए सूडो कोड लिखते हैं। सूडो कोड भी आसान होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो प्रॉब्लम है शुरुआत में थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, सम ऑफ n नंबर्स, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं ऐसी प्रॉब्लम। लूप को बेसिकली हम फर्स्ट टाइम लिखना सीख रहे हैं, पर बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं इसमें। तो इसके लिए सूडो कोड लिखते हैं। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, ये जो हमने सम 1 से n तक निकाला, इसका C++ का कोड लिखना ज़्यादा आसान है फ्लो चार्ट से। मतलब ये फ्लो चार्ट थोड़ा सा भारी भरकम हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए इंटरव्यूज़ के अंदर या DSA के सवाल सॉल्व करते टाइम हम फ्लो चार्ट नहीं बनाते। पर क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो मैंने आपको ये फ्लो चार्ट बनाकर दिखाया। सूडो कोड के लिए क्या करेंगे, सूडो कोड के लिए सबसे पहला स्टेप तो यही है, इनपुट कर लो n को। तो हमने यहाँ इनपुट कर लिया अपने n को। सेकेंड स्टेप है कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दो, काउंट 1 ले लो, सम 0 ले लो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम काउंट 1 ले लिया इज इक्वल टू 1 एंड सम को इनिशियलाइज कर दिया हमने एज 0। फिर थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में बेसिकली हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं। पर क्या हम सिर्फ कंडीशन चेक कर रहे हैं, हम सिर्फ कंडीशन चेक नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक लूप में कंडीशन को चेक कर रहे हैं। एरोज अगर आप नोटिस करोगे, ये एरो यहाँ जा रही है, ये एरो यहाँ जा रही है, ये एरो दोबारा इधर आ रही है, तो एक गोल चक्कर में चीज़ें घूम रही हैं। जब भी इस तरीके का लूप होता है फ्लो चार्ट के अंदर, तो उस लूप को दिखाने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर वाइल। हम सिर्फ इफ़ नहीं लिखते। इफ़ का मतलब होता है इफ़, एल्स का मतलब होता है कंडीशन एक बार चेक हो रही है, लेकिन वाइल का मतलब होता है वो कंडीशन बार बार चेक हो रही है। कौन सी कंडीशन है वो कंडीशन ये वाली कंडीशन है, क्योंकि ये कंडीशन बार 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 चेक हो रही है और इसी के ऊपर पूरा लूप टिका हुआ है। ये कंडीशन जब येस देती है तो लूप चलता है, ये कंडीशन जब नो देती है तो लूप नहीं चलता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो इस कंडीशन को हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड वाइल। वाइल का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है जब तक। जब तक ये कंडीशन सच है तब तक मेरा लूप चलेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे। बहुत सिंपल चीज़ है। तो वाइल कंडीशन क्या है, जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है, अगर इसने येस दे दिया तो येस दे दिया तो क्या क्या होगा, येस दे दिया तो ये वाला काम भी होगा और ये वाला काम भी होगा। तो उनको हम थोड़ा सा स्पेस लिख कर लिख देते हैं। लूप के अंदर पहला काम होगा कि सम के अंदर हम काउंट को ऐड कर देंगे और दूसरा काम होगा कि काउंट के अंदर हम वैल्यू को कर देंगे काउंट +1। अब ये वो सारे काम हैं जो लूप जब तक चलता रहेगा तब तक ये काम बार 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 रिपीट होकर होते रहेंगे। पर जैसे ही लूप ख़त्म हो गया वैसे ही हमें ये वाला काम तो करवाना ही पड़ेगा। तो फोर्थ स्टेप आ जाता है कि जैसे ही लूप ख़त्म हो गया हमारा जो भी सम होगा हम उसको प्रिंट करवा देंगे और फिफ्थ स्टेप होगा कि हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये ओवरऑल हमारा सूडो कोड होने वाला है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको सिखाती हूँ जो थोड़ी सी एडिशनल है, जो जनरली हम C++ करते टाइम सीखते हैं। जब भी हमारे पास इस तरीके की कुछ सिचुएशन होती है ना कि मैंने लिख दिया a = a+5, इस तरीके का मैंने कुछ लिख दिया, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है a + = 5। और ये तरीका कोड में हम लिखते हैं। तो कोड में इसी चीज़ को लिखने का एक छोटा तरीका ये होता है += ऑपरेटर। इसे हम एक तरीके का असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, पर ऑपरेटर क्या होते हैं वो बाद में सीखेंगे। पर इसी चीज़ को अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप += लिख सकते हैं। शॉर्ट में मतलब जब लेफ्ट में भी वही वैल्यू हो, राइट में भी वही वैल्यू हो, तो उसको एक ही बार लिखो और += कर दो कि उसी वैल्यू में प्लस हो रही है ये वाली वैल्यू। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो बेसिकली अपने फ्लो चार्ट के अंदर हम ये 2 स्टेटमेंट लिख रहे हैं और सूडो कोड में भी ये 2 स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अब इसी सम = सम प्लस काउंट को लिखने का दूसरा तरीका है सम += काउंट। इसे दूसरी तरीके से लिखने का तरीका है काउंट += 1। सेम वे में यहाँ पर इस लाइन को हम लिख सकते हैं सम += काउंट और इस लाइन को हम लिख सकते हैं
काउंट प्लस इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ी सी चीज़ शॉर्ट हो जाएगी। ये अभी आप उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो हम पेपर पेन पे चीज़ें लिख रहे हैं, पर कोड में अगर हम ऐसे चीज़ें लिखते हैं तो वो देखने में और ज़्यादा बेटर लगती हैं, कोड को ज़्यादा रीडेबल बनाती हैं। तो आई होप कि यहाँ से हमें समझ में आया होगा कि सम ऑफ n नंबर्स को कैसे हमने सॉल्व किया इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट एंड अ सूडो कोड। अब नेक्स्ट एक और काफ़ी मिलती जुलती सी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम फाइंड कर रहे हैं इफ़ अ नंबर इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। मैथ के अंदर प्राइम नंबर्स वैसे तो हमें पता होगा, पर मैथ के अंदर प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी, अगर कोई नंबर n है तो या तो वो अपनी टेबल में आएगा या वो 1 की टेबल में आएगा, उसके अलावा वो किसी और नंबर की टेबल में नहीं आता। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है इसकी। या फिर कह सकते हैं कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो वो नंबर खुद या फिर 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 इज़ अ प्राइम नंबर। 3 किस किस की टेबल में आता है? 3 एक तो 1 की टेबल में आता है, एक 3 की टेबल में आता है, इसके अलावा 3 किसी की टेबल में नहीं आता। तो हम कह सकते हैं कि 3 इज़ अ प्राइम नंबर। या अगर हम यहाँ पर 7 का एग्जाम्पल लें तो 7 हम सबको पता है कि एक तो 1 की टेबल में आता है, एक खुद की टेबल में आता है, उसके अलावा किसी और की टेबल में नहीं आता। या फिर हम 7 को लिख सकते हैं एज 1 इंटू 7 और 7 इंटू 1 इन द फॉर्म ऑफ इट्स फैक्टर्स। फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स जिसे किसी बड़े नंबर को डिवाइड किया जाता है। तो 7 को सिर्फ 1 और 7 से ही डिवाइड किया जा सकता है और किसी से वो डिवाइड करके रिमाइंडर 0 नहीं देता। तो 7 हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी एक स्पेशल प्राइम नंबर होता है जो अकेला इवन प्राइम होता है। इवन प्राइम कहने का मतलब है कि 2 से अगर कोई बड़ा इवन नंबर होगा तो वो तो हमेशा 2 की टेबल में एक्स्ट्रा आ ही जाएगा। तो 2 से कोई बड़ा इवन नंबर नहीं होता जो एक प्राइम नंबर होता है। 2 अकेला इवन प्राइम नंबर होता है विच इज स्पेशल अबाउट 2। एंड प्राइम नंबर्स ऑब्वियसली हम 2 या 2 से बड़े नंबर्स के लिए ही हमेशा चेक करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम के एग्जाम्पल में जैसे हमारा 2 हो गया, जैसे हमारा 3 हो गया, जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं जो नॉन प्राइम्स होते हैं, इनको हम नॉन प्राइम या कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मान लो 4 हो गया, 4 1 और 4 की टेबल में तो आता ही है, पर 2 की टेबल में भी आता है। जैसे 6 हो गया, 6 1 की टेबल में और 6 की टेबल में आता ही है, पर साथ के साथ ये 2 की टेबल में भी आता है, ये 3 की टेबल में भी आता है। तो इसको बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके के जो नंबर्स हैं जो अपनी और 1 की टेबल में तो आती हैं पर दूसरे और नंबर्स की टेबल में आते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं अपने नॉन प्राइम नंबर्स। अब किसी भी नंबर के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी नंबर एक प्राइम नंबर है या नहीं है? बेसिक कंडीशन की हमने बात की। मान लो कोई भी नंबर n मुझे गिवन है। लेट्स सपोज आई एम गिवन अ नंबर 7 मुझे गिवन है। अब 7 के लिए अगर मुझे लॉजिकली देखना है कि 7 प्राइम है या नहीं है, तो मुझे ये देखना है कि 7 सिर्फ 1 और 7 की टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा, इनके अलावा किसी और टेबल में तो नहीं आ रहा। तो हमें इस 7 को बार बार कुछ कुछ नंबर से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि उनकी टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब सबसे पहले इसे 1 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 7 1 की टेबल में तो आएगा ही। फिर 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 4 5 6। क्या 7 7 की टेबल में आएगा? 7 की टेबल में तो हमेशा आएगा ही। क्या 8 की टेबल में आ सकता है 7? नो, बिकॉज 7 इज स्मॉलर देन 8। जैसे 7 8 की टेबल में नहीं आ सकता, वैसे 9 की में भी नहीं आ सकता, 10 की में भी नहीं आ सकता। तो बेसिकली उसके आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं रिपीट करके कह देती हूँ कि क्योंकि मुझे 7 के लिए चेक करना है और मुझे पता है 7 अपने से बड़े नंबर्स की टेबल में तो नहीं आएगा, उसको कहने का मैथमेटिकल टर्म ये है कि 7 के कोई भी फैक्टर 7 से बड़ा नहीं हो सकता। तो बड़े नंबर से तो मुझे मल्टीप्लाई करना है ही नहीं, और 7 से भी मुझे नहीं मल्टीप्लाई करना क्योंकि 7 तो हमेशा 7 की टेबल में आएगा ही। और 1 से भी मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि 7 तो 1 की टेबल में आएगा ही। क्यों? क्योंकि 1 की टेबल में हर नंबर आता है। अगर 7 तो चलो प्राइम नंबर है, अगर यहाँ पे 6 होता तो उसको भी 1 से मुझे मल्टीप्लाई करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ना 6 से चेक करने की ज़रूरत है, और 6 से बड़े नंबर से भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस नंबर को सिर्फ 2 से लेकर n-1 तक चेक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी 2 से लेकर n-1 मतलब 6 तक चेक करने की ज़रूरत है। तो जब मैं 7 को 2 से डिवाइड करूँगी मुझे पता चलेगा ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। फिर मैं 3 से डिवाइड करूँगी, पता चलेगा कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। कैसे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता? क्योंकि 7 मॉड्यूलो 3 0 नहीं होता। 7 मॉड्यूलो 3 0 ना होने का मतलब है कि 7 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 0 नहीं देता। रिमाइंडर की कहानी हम सब ने पढ़ ली है। 7 4 से भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, 5 से भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, 6 से भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो
क्या हम कह सकते हैं कि 7 सिर्फ 1 और 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, एंड दैट इज़ वाई 7 इज़ अ प्राइम नंबर। अब 6 के लिए देखते हैं। 6 के लिए या किसी भी नंबर के लिए मुझे कहाँ से कहाँ तक देखना होता है, 2 से लेकर n-1 तक। तो 6 के लिए मुझे 2, 3, 4 और 5 के लिए चेक करना पड़ेगा। क्या 6 2 से डिवाइड हो जाता है? यस, 6 2 से डिवाइड हो जाता है। 6 मॉड्यूलो 2 0 होता है, तो 6 2 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब है 6 एक नॉन प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर लॉजिकली इसको समझें तो लॉजिकली मुझे क्या करना है, लॉजिकली मुझे एक नंबर दिया जाएगा n, मुझे इस नंबर को 2 से लेकर n-1 तक सारे नंबर से इसका मॉड्यूलो निकालना है। अगर इन सारे नंबर्स को हम किसी वेरिएबल लेट्स सपोज i के अंदर ले लें, जैसे हमने काउंट लिया था सम के लिए, वैसे ही हमने i ले लिया, छोटा है, तो i को पहले हम 2 रखेंगे, फिर इसको हम 3 रखेंगे, फिर इसको हम 4 रखेंगे, और ऐसे ऐसे इसको n-1 तक लेकर जाएंगे। तो बार बार मुझे क्या करना है, अपने n को मॉड्यूलो लेना है i के साथ और चेक करना है कि क्या ये मॉड्यूलो 0 आता है या ये मॉड्यूलो 0 नहीं आता, या तो ये येस होगा या ये नो होगा। अगर मॉड्यूलो 0 आ गया मतलब येस हो गया, तो उसका मतलब नंबर क्या है, उसका मतलब नंबर एक नॉन प्राइम नंबर है और मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 अगर 2 से ही डिवाइड हो गया तो नॉन प्राइम हो गया। उसके बाद मुझे उसको 3 से भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 1 से ही डिवीजन काफ़ी होता है। लेकिन अगर नो आता है मतलब डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम बार बार चेक करके डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे अपने इस प्रोसेस को। तो ये हमारा ओवरऑल लॉजिक होने वाला है। इस लॉजिक को एक बार सूडो कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो वन मोर एडिशनल थिंग, ये जो प्राइम नंबर का लॉजिक हमने डिस्कस किया है, दिस इज़ नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू फाइंड प्राइम नंबर्स। इससे भी बेटर ज़्यादा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, पर क्योंकि अभी हम बिगिनर स्टेज पे हैं, उन सॉल्यूशंस को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ऐसा सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं हम जो वर्क करता है, जो हमें सही आंसर दे देगा। तो प्राइम नंबर के लिए कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो स्टार्ट कर देंगे, वेरी सिंपल। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे इनपुट ले लेना है अपना कोई भी नंबर n, जिसके लिए मुझे चेक करना है प्राइम या नॉन प्राइम। तो इसके लिए पैरेललोग्राम बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा अपने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करना। मुझे बार बार इसका i के साथ मॉड्यूलो लेना है, तो पहले तो ये i ही डिफाइन करना चाहिए। क्या है i का मतलब, तो i बेसिकली हम शुरू करेंगे इस i को 2 के साथ, क्योंकि मुझे 2 से लेकर n-1 तक नंबर्स को डिवाइड करना है। तो ये हमारा प्रोसेस ब्लॉक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए बेसिकली चेक करना होगा कि ठीक है, मुझे n को i से मॉड्यूलो लेकर डिवाइड करना है, पर मुझे ये भी तो चेक करना पड़ेगा मेरा i तो ठीक है ना। i तो ठीक है मतलब i की वैल्यू अगर n-1 के लेस देन इक्वल टू है, i अगर लेस देन इक्वल टू n-1 है, मतलब n अगर 6 है तो i मैक्सिमम 5 तक जा सकता है, 6 नहीं हो सकता। तो वो कंडीशन मुझे चेक करनी पड़ेगी। कंडीशन है कि अगर i लेस देन इक्वल टू n-1 है, तभी मुझे n मॉड्यूलो i लेना है, नहीं तो नहीं लेना। तो n मॉड्यूलो i के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पर ये मेरा एक डायमंड ब्लॉक आ गया, जिसमें या तो येस की कंडीशन आएगी या इसमें, जिसमें या तो येस की कंडीशन आएगी या फिर इसमें नो की कंडीशन आएगी। इनफैक्ट इस पूरे फ्लो चार्ट को हम यहाँ पर थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं, कुछ इतना। तो सबसे पहले तो मुझे चेक करना है मेरा i वैलिड है क्या, i लेस देन इक्वल टू n-1 है क्या। या तो इसका आंसर नो आएगा या इसका आंसर येस आएगा। नो कहने का मतलब है कि i बड़ा हो गया, i की वैल्यू n पहुंच गई, अब कोई मॉड्यूलो नहीं लेना। अब सबसे पहले अपना येस वाला काम खत्म करते हैं। अगर i वैलिड है, वैलिड कहने का मतलब i लिमिट में है 2 से n-1 की, तो हमें क्या करना है, तो हमें n मॉड्यूलो i को चेक करना है। अगर i वैलिड है मतलब यहाँ पर येस है, तो अब मुझे n मॉड्यूलो i के लिए चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर एक और डिसीजन ब्लॉक मुझे बनाना पड़ेगा, या तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 है या ये वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है। तो एक तो केस हो जाएगा यहाँ पर नो का, और एक केस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर येस का। नो का केस क्या कहता है, नो का केस कहता है अगर नंबर डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर में 0 नहीं आया, मतलब अगर हम 7 के लिए चेक कर रहे हैं और 7 अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ, तो क्या करना है, 2 को बढ़ाओ, 2 को 3 करो और 7 को 3 से डिवाइड करो। तो मुझे भी वही काम करने हैं, मुझे अपने i को बढ़ाना है। i को बढ़ा के क्या करना है, इसे यहाँ पर ले आते हैं। i को बढ़ाकर क्या करना है, i को बढ़ाकर मुझे i प्लस इक्वल टू 1 करना है।
एंड फिर दोबारा से चेक करना है। तो दोबारा से चेक करने के लिए बिल्कुल शुरू में पहुंच जाएंगे लूप के। दोबारा चेक करेंगे आई अभी भी n-1 से लेस देन या इक्वल टू है क्या, फिर दोबारा चेक करेंगे और फिर भी नो आया तो फिर से दोबारा चेक करेंगे। तो ये लूप मेरा एक चलता रहेगा। कब चलेगा लूप? तब चलेगा जब मेरा जो आई है n=7 के लिए अगर आई की वैल्यू, लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दिस, n=7 के लिए जो i की वैल्यू है वो पहले 2, 3, 4, 5 और 6 तक जानी चाहिए। तो जब तक i की वैल्यू वैलिड है और जब तक n मॉड्यूलो i 0 नहीं आ रहा, नो आ रहा है, तब तक डिवाइड करते रहना है। मान लो जैसे ही यस आ गया, ये मॉड्यूलो डिवाइड करके जैसे ही यस आ गया, वहां तो मेरा नंबर कभी प्राइम हो ही नहीं सकता। मान लो यहाँ पर 6 है और 6 2 से डिवाइड करके 0 आ गया, तो मुझे पता चल गया नॉन प्राइम नंबर है। नॉन प्राइम नंबर है यस वाला केस, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट करवा देंगे नॉन प्राइम। तो मैंने नॉन प्राइम प्रिंट करवा दिया। तो दिस इज माय डायमंड ब्लॉक, इसे इस तरीके से कर लेंगे। तो ये मेरी एक कंडीशन आ गई। लेकिन अगर वो नंबर n=7 की तरह निकला कि पहले 2 से भी डिवाइड नहीं हुआ, फिर 3 से भी नहीं हुआ, फिर 4 से भी नहीं हुआ, फिर 5 से भी नहीं हुआ, फिर 6 से भी नहीं हुआ और फाइनली इस i को बढ़कर 7 होना पड़ा, अब तो डिवीजन नहीं होगा, अब तो हम यहाँ पे डायरेक्टली नो पे ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये नंबर इतना बड़ा हो गया कि अब इसको डिवाइड करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो मतलब नंबर प्राइम नंबर है कि वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ। तो उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे प्राइम एंड इसे भी अपने एक आउटपुट ब्लॉक के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा एग्जिट लास्ट में, और हम सारे के सारे प्रिंट वाले स्टेटमेंट्स को इस एग्जिट के साथ कंबाइन कर देंगे। तो आई होप ये लॉजिक हमें समझ में आया होगा। इस लॉजिक को मैं एक बार रिपीट करके भी दिखा देती हूँ। बेसिकली ओवरऑल हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नंबर है जिसको 2 से लेकर n-1 सारे नंबर्स तक हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक i की वैल्यू, जब तक वो 2 से लेकर n-1 तक की रेंज में है हमारा i, तब तक उससे मॉड्यूलो ले रहे हैं। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो दोबारा चेक करेंगे, दोबारा चेक करेंगे। कब तक चेक करते रहेंगे? जब तक i 7 नहीं बन जाता। अगर i 7 बन गया तो प्राइम नंबर है, फिर तो हमें बाहर निकलना है। लेकिन अगर कहीं भी बीच में डिवाइड हो गया, डिवाइड के लिए मुझे येस मिल गया, मतलब वो मेरा एक नॉन प्राइम नंबर है। इसको किसी भी n के लिए हम चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज माई n=5, n 5 है, तो i की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? i की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। i=2 है। सबसे पहले देखेंगे क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 है। हमें i को कहाँ तक लेकर जाना है? 2 से लेकर n-1 यानी 4 तक। तो क्या 2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है? यस, यस है। तो क्या 5 मॉड्यूलो 2 0 हो जाता है? 5 मॉड्यूलो 2 0 नहीं होता, 5 मॉड्यूलो 2 1 होता है, क्योंकि 5 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 छोड़ता है। तो यहाँ पे भी नो आ गया, तो हम i को कर देंगे प्लस प्लस। i प्लस प्लस हो गया, मतलब i की वैल्यू अब 3 हो गई। तो दोबारा जाके चेक करेंगे कि क्या 3 लेस देन इक्वल टू 4 है। बिल्कुल बच्चों वाली मैथ है, यस है, तो यस वाले में चले जाएंगे। क्या अब 5 मॉड्यूलो 3 0 आता है? नहीं आता, तो नो पे चले जाएंगे। अब दोबारा i को प्लस प्लस कर देंगे, i बढ़कर अब 4 हो गया। तो दोबारा यहाँ पे i को 4 बना के वापस चेक करेंगे कि क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4 है। भाई लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू तो है ना, तो उसके लिए यस मिल गया। अब यहाँ चेक करेंगे क्या 5 मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 है। 5 मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 0 नहीं होता, 5 मॉड्यूलो 4 इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि 5 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर में 1 छोड़ता है। तो इसका आंसर भी नो आ गया। नो आ गया तो दोबारा i को बढ़ाएंगे। इस बार i को बढ़ा के मैंने 5 कर दिया, i की शक्तियों को बढ़ा दिया। अब दोबारा जाके चेक करेंगे क्या 5 लेस देन इक्वल टू 4 है, क्योंकि i लेस देन इक्वल टू n-1 होना चाहिए। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 4 है? नो, इसका आंसर नो है। जैसे ही नो हुआ वैसे ही मुझे पता है अब ये नंबर प्राइम नंबर है। तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है? मुझे इसके लिए प्रिंट करवाना है दैट दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर एंड नाउ आई एम गोइंग टू एग्जिट माई प्रोग्राम। तो ये मेरा ओवरऑल लॉजिक है। आपके लिए मैं होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ कि यहाँ पे पॉज करना है और एक बार n=8 के लिए एनालाइज करना है कि क्या आपका आंसर, क्या आप इस फ्लो चार्ट को समझ पा रहे हैं, इसके ऊपर एरोज से आप रन कर पा रहे हैं कि लॉजिक कहाँ से कहाँ घूम रहा है। n=8 के लिए i को आपको लेके जाना है 2 से लेकर 7 तक और एनालाइज करना है कि कहाँ पर क्या आप प्राइम प्रिंट करवा रहे हैं, क्या आप नॉन प्राइम प्रिंट करवा रहे हैं, क्या आपका आंसर आ रहा है। आंसर मुझे पता है नॉन प्राइम आना चाहिए क्योंकि 8 एक नॉन प्राइम नंबर होता है, पर क्या आप इस
लूप के थ्रू घूम पा रहे हैं, सारी चीज़ें हो पा रही हैं, वो एक बार आपको ड्राई रन करना है। तो ये तो मेरा फ्लो चार्ट हो गया। अब ये सबसे बेस्ट तरीका नहीं है प्राइम को चेक करने का, इससे भी और बेटर तरीके एग्जिस्ट करते हैं, पर उनको हम बाद वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसका सूडो कोड लिख लेते हैं। सूडो कोड इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी ईजी। सूडो कोड के लिए सबसे पहला स्टेप है कि मुझे इनपुट करना है n को। दूसरा स्टेप है कि अपने i को इनिशियलाइज कर दो 2 के साथ। तीसरा स्टेप है कि मुझे कंडीशन चेक करनी है। पर क्या ये कंडीशन मुझे एक ही बार चेक करनी है? नहीं, ये कंडीशन मुझे बार बार चेक करनी है, क्योंकि ये कंडीशन कहाँ है? ये कंडीशन लूप की मेन कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सच होती है तो लूप चलता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप रुक जाता है। लूप मतलब ये गोल चक्कर जो हमें फ्लो चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। ये एरो यहाँ जा रही है, ये एरो यहाँ जा रही है, ये एरो इधर आकर वापस मिल रही है। तो ये कंडीशन मेन कंडीशन है। तो हमने सीखा था मेन कंडीशंस को वाइल से लिखते हैं। वाइल i लेस देन इक्वल टू n-1, इसको ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हैं, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। वाइल i इज, क्लैरिटी के लिए आई लाइक द ब्रैकेट्स, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू n-1, मुझे ये दोनों काम करने हैं। सबसे पहले ये काम करना है। ये क्या काम है? ये काम है कि पहले तो चेक करो n मॉड्यूलो i इक्वल टू 0 है क्या। तो यहाँ पे अब ये जो कंडीशन है ये वैसे तो लूप का पार्ट है, पर ये लूप की मेन कंडीशन नहीं है। लूप की मेन कंडीशन ये है जिससे लूप चलता है या रुकता है। इससे लूप चल या रुक नहीं रहा डायरेक्टली, इसको लूप की कंडीशन नहीं कहेंगे, इसको हम इफ एल्स से ही लिखेंगे। तो इफ n मॉड्यूलो i इक्वल टू 0, अगर n मॉड्यूलो i इक्वल टू 0 हो गया तो हम क्या करेंगे? येस वाले केस में हमें प्रिंट करवाना है नॉन प्राइम। येस वाले केस में हमने क्या प्रिंट करवाया? नॉन प्राइम। और एक और चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, जैसे ही नॉन प्राइम प्रिंट करवाया आगे तो और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, मुझे तो क्या करना है? नॉन प्राइम प्रिंट करवा के सीधा एग्जिट करना है। तो अपना एक एग्जिट मैं यहीं पर लिख सकती हूँ कि भाई जैसे ही आपने नॉन प्राइम प्रिंट करवा दिया आप एग्जिट कर जाओ। और एल्स वाले केस में क्या करना है? इन्हें भी थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर लेते हैं। ये तो हो गया इफ़ वाला केस। इसके लिए अगर येस आया तो पहले ये करवाओ फिर ये करवाओ। इसके लिए अगर नो आया तो पहले i प्लस इक्वल टू 1 हमें करना है। तो एल्स वाले केस में i इज गोइंग टू बी i प्लस 1। तो ये i प्लस 1 हो गया और वापस से घूम के क्या करेगा? उसी कंडीशन को चेक करेगा। तो जैसे ही i इज इक्वल टू i प्लस 1 हो गया, ये वापस से जाएगा वाइल कंडीशन को चेक करेगा। दोबारा से ये वाली कंडीशन चेक होगी। अगर ये सच है तो नॉन प्राइम प्रिंट करवा दो, एग्जिट कर जाओ। नहीं तो दोबारा i को बढ़ाओ, दोबारा चेक करो, दोबारा i को बढ़ाओ, दोबारा चेक करो, दोबारा i को बढ़ाओ, दोबारा चेक करो। तो इस तरीके से हमारा लूप गोल चक्कर में चलता रहेगा। मान लो ये वाइल कंडीशन ख़त्म हो गई, मतलब ये वाली जो मेन कंडीशन थी ये ख़त्म हो गई और इसने नो दे दिया, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रिंट करवाना है प्राइम। तो यहाँ पर नंबर 4 में वी आर गोइंग टू प्रिंट अ प्राइम नंबर और फिर हम यहाँ से कर जाएंगे एग्जिट। तो एक तो एग्जिट यहाँ हो गया। अगर यहाँ वाला एग्जिट हो गया होगा तो ना ये काम होगा ना ये काम होगा, सारे काम स्किप हो जाते हैं। जैसे ही एग्जिट आ गया, एग्जिट के बाद अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो कुछ नहीं होता। तो जैसे ही अगर यहाँ पे नॉन प्राइम प्रिंट हो गया होगा और एग्जिट आ गया होगा, वैसे ही अब कुछ भी काम नहीं होगा। तो या तो नॉन प्राइम प्रिंट होकर एग्जिट होगा या फिर प्राइम प्रिंट होकर एग्जिट होगा। तो ये हमारा ओवरऑल लॉजिक होता है टू सी इफ़ अ नंबर इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। इसको हमने फ्लो चार्ट से भी बना लिया, इसको हमने सूडो कोड से भी बना लिया। लेकिन लूप्स जो हैं वो जनरली फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड से थोड़े से मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को, पर मैं आपको पहले श्योर कर रही हूँ। ये देखने में थोड़ी सी डरावनी चीज़ लग रही है यहाँ पर, और ये है पेपर पेन पे थोड़ा सा डरावना लगता है ये देख के, पर जैसे आप C++ कोड करोगे, जैसे आप मेरे साथ लूप्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, क्योंकि इंटरव्यूज़ के अंदर आपको ये और ये तो लिखना नहीं है, आपको तो कोड लिखना है। पर जैसे ही हम लूप्स वाले चैप्टर में कोड करेंगे ना, वो कोड बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान होने वाला है, बिल्कुल ABCD की तरह। तो इसको देख के C++ कोड को, जावा कोड को, लैंग्वेजेस के कोड को जज करने की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक है, हम पढ़ते हैं लॉजिक बिल्डिंग के लिए, पर C++ कोड के अंदर जो लूप्स का सिंटैक्स होता है, जो लूप्स को लिखने का तरीका होता है, वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा आसान लगता है एज़ कम्पेयर टू फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। तो कोड पे विश्वास रखना है कि कोड आएगा और कोड आसान होगा इससे, आई कैन एश्योर यू ऑफ दैट। तो उसकी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने काफ़ी सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है फॉर फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। अब जाने से पहले एक तो मैं आपको कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स दूंगी, जिसमें से सबसे पहली प्रॉब्लम है टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। बेसिकली हमारे पास 3 इनपुट होंगे, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, इनको हम PRT कहते हैं। और फॉर्मूला होता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है।
तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके प्रिंट करवाना है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम है, जैसे मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स हमने किया था वैसे आपको मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स करना है। थर्ड प्रॉब्लम है, यू हैव टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n। अब n फैक्टोरियल क्या होता है, इसको मैथ के अंदर हम एक्सक्लेमेशन से लिखते हैं। इसको पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ते हैं हम इसको n फैक्टोरियल कहते हैं हम इसको। n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जब तक हम n तक नहीं आ जाते। तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके n तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको हम n फैक्टोरियल कहते हैं। मैथ के अंदर बहुत इजी कॉन्सेप्ट था जो पढ़ा था। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड लिखना है। ये बहुत आसान भी लग सकता है आपको, चैलेंजिंग लग सकता है थोड़ा सा। इसका जो लॉजिक होगा वो प्राइम नंबर और हमारे सम ऑफ n नंबर्स जैसा होगा। तो बेसिकली लूप लगाना है इसमें आपको। मैं हिंट भी दे देती हूँ, 1 से लेके n तक आपका लूप जाना चाहिए। तो ये हमें फैक्टोरियल के लिए सॉल्व करना है। एक और एडिशनल चीज़ मैं आपको दे रही हूँ। मान लो आपको लास्ट जो क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन पर्सन्स एज फाइंड इफ दे शुड गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस और नॉट। बेसिकली आपको किसी भी इनपुट में किसी भी व्यक्ति की एज दी जाएगी, आपको बताना है कि ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है येस या नहीं मिल सकता नो। तो आपको किस बेसिस पे चेक करना है, इंडिया का अगर स्टैंडर्ड ले तो एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होती है तब तो ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो बेसिकली ये चीज़, ये चेक आपको लगाना है फॉर द एज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हैं जिनको एज होमवर्क प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। इनका फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड दोनों लिखकर आपको देखने हैं। तो ये तो हमने होमवर्क सेट कर दिया, फर्स्ट अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया, प्लस इसके साथ में कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो हमें पता होनी चाहिए। प्लस हमें कुछ चीज़ें हैं जो अपने कंप्यूटर के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेगी ताकि हम कोड करना शुरू कर सकें। जब भी कोड लिखा जाता है, जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, पहले तो प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके हम इनपुट एनालाइज करते हैं, फिर हम उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन लिखते हैं और फिर फाइनली उस सॉल्यूशन को कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब ये जो कोड होता है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा जा सकता है। हम अपने कोड को C++ के अंदर लिखेंगे और इस कोड को लिखने के लिए हम बेसिकली नोटबुक का यूज़ नहीं करेंगे, हम एक डिजिटल नोटबुक का यूज़ करेंगे। डिजिटल नोटबुक कहने का मतलब है हमारे पास कुछ एडिटर्स होते हैं, एडिटर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। इनमें से काफ़ी फेमस एडिटर होता है कॉल्ड विजुअल स्टूडियो कोड। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। वी ऑल्सो कॉल इट VS कोड फॉर शॉर्ट। इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और इस डिजिटल नोटबुक के ऊपर हम अपना C++ का कोड लिखेंगे। अब ये जो कोड होता है, इस कोड को मान लो मैंने लिख दिया, क्या होता है कोड के अंदर, कैसे लिखते हैं उसको बाद में सीखेंगे, पर मान लो मैंने C++ का कोड लिख दिया, पर फिर भी ये जो C++ है ना, ये मेरे कंप्यूटर को समझ में नहीं आती, क्योंकि कंप्यूटर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उनको लैंग्वेजेस समझ नहीं आती। हम बोलते ऐसे हैं कि C++, जावा, पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस कंप्यूटर्स को समझ में आती हैं, पर कंप्यूटर को सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल समझ में आता है। अगर मशीन के अंदर सिग्नल जा रहा है तो कंप्यूटर उसको समझता है, अगर करंट नहीं जा रहा या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही तो उसको समझता है। बेसिकली अगर कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है या सिग्नल पास करता है, करंट पास करता है, तो उसको हम 1 कहते हैं, और पास नहीं करता तो उसको हम स्टेट 0 कहते हैं। तो कंप्यूटर्स को सिर्फ 0 और 1 वाली स्टेट समझ में आती है। उसको बस ये समझ में आता है मैं कंप्यूटर हूँ, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हूँ, मुझे क्या इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बेसिकली 0 और 1 की भाषा में इस C++ कोड को पहले कन्वर्ट किया जाता है, फिर ये कंप्यूटर को समझ में आता है। तो कंप्यूटर के पास इसे भेजने से पहले बीच में क्या होता है, बीच में एक ट्रांसलेटर होता है। जैसे ट्रांसलेटर्स होते हैं ना, हिंदी से इंग्लिश का अनुवाद कर दिया, ट्रांसलेशन कर दिया, गुजराती से इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर दिया, बंगाली से इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तमिल से इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो बीच में कोई ट्रांसलेटर बैठा होगा। तो वैसे ही बीच में हमारे पास भी ट्रांसलेटर्स बैठे होते हैं जो इस C++ कोड को 0 और 1 वाले कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर उस कोड को कंप्यूटर को दिया जाता है। ये 0 और 1 वाला कोड है जिसको कंप्यूटर को दिया जाता है, और ये जो 0 और 1 वाला कोड है इसको हम एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। तो हमारी C++ की जो फाइल होगी उसको हम एक एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल कंप्यूटर के पास जाती है और वो उसे रन करता है, उसी से सारा आउटपुट होता है, यही सारा काम प्रिंट करवाने का करता है। अब ये जो बीच में ट्रांसलेटर होता है, इस ट्रांसलेटर को भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ट्रांसलेटर बेसिकली एक C++ कंपाइलर होता है, इस कंपाइलर को हम ट्रांसलेटर कहते हैं, और इस कंपाइलर का काम होता है दैट इट कन्वर्ट्स योर C++ कोड टू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल।
जो रन हो सके, जिसको कंप्यूटर समझ सके। तो इंटरनली पहले C++ कोड एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट होता है, फिर उसको कंप्यूटर हमारा रन करता है। तो अपने सिस्टम पे, चाहे आप मैक यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, 2 चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सबसे पहला विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्री सॉफ्टवेयर है, जिसको डाउनलोड करने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री में कोई भी इसे अपने सिस्टम के ऊपर डाउनलोड कर सकता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है कि आज आप C++ सीख रहे हैं, कल आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं या कुछ और सीखना चाहते हैं, तो वो कोड भी आप विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर ही लिख सकते हैं, आपको कुछ और डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो इसको डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड को हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे। हमें जाना है इस लिंक पर, विच इज़ बेसिकली code.visualstudio.com/download। इस वेबसाइट पर जाकर बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होंगे। अगर हम एक मैक यूज़र हैं तो हम मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास इंटेल चिप है या वी हैव एप्पल सिलिकॉन। अगर हम लिनक्स पर हैं तो हम डाउनलोड कर सकते हैं, अगर हम विंडोज़ पर हैं तो हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। जिस भी सिस्टम पर हैं आपको सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है। विजुअल स्टूडियो कोड का ऑलरेडी डाउनलोड करने के लिए, किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, सेटअप करते हैं अपने सिस्टम में, हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी, वहाँ से जाकर हम हेल्प ले सकते हैं। बाकी डाउनलोड करना बहुत ईजी होने वाला है। एंड सेकेंड चीज़ जो हमें डाउनलोड करनी है, दैट इज सेटिंग अप C++ कंपाइलर इन योर सिस्टम। C++ कंपाइलर हमें सेटअप करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये इसका जो प्रोसेस होता है वो विंडोज़ वाले यूज़र के लिए अलग प्रोसेस होगा और मैक वाले यूज़र्स के लिए अलग प्रोसेस होगा। दोनों का जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो दोनों को आप कैसे कर सकते हैं, विंडोज़ वाले यूज़र कैसे सेटअप करें, मैक वाले यूज़र कैसे सेटअप करें, उसके अलग अलग इंस्टॉलेशन के वीडियोज़ हैं जो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उनका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या सिस्टम है आप जाके चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको विजुअल स्टूडियो कोड या जब वो C++ सेटअप कर रहे हो बीच में हो सकता है कोई एरर आ जाए, बीच में हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल चीज़ है। लेकिन उससे घबराना नहीं है और वहाँ पर ऐसा नहीं करना कि भाई मेरा तो एरर आ गया मैंने छोड़ दिया। हम यहाँ पर DSA सीख रहे हैं, लेकिन DSA से भी बढ़कर यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं। और जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम होती है, उसको ऐसा नहीं है बीच में एरर आ गया तो हमने छोड़ दिया। जैसे ही कोई एरर आता है, आपको अगर इशू हो रहा है समझने में, आपको समझ नहीं आ रहा है एरर क्या है, उस एरर को कॉपी करना है और उस एरर को जाके सिंपली गूगल करना है। इंटरनेट पर ऑलमोस्ट हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है। जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो आपसे पहले लाखों लोगों ने इंस्टॉल किए हैं, तो उनके सॉल्यूशंस भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। वंस अगेन, इन्हें जो डाउनलोड करने के स्टेप बाय स्टेप लिंक्स हैं, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है, उसका लिंक आपको दे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको इन्हें डाउनलोड करना है, कोई एरर आना है तो उसे गूगल कर लेना है। अच्छा, एक और एडिशनल चीज़, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड तो हमें अपने सिस्टम के ऊपर डाउनलोड करना होता है, पर इसके अलावा भी कई सारे कुछ ब्राउज़र बेस्ड टूल्स हैं या ब्राउज़र बेस्ड वेबसाइट्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे बिना कुछ इंस्टॉल किए हुए आप डायरेक्टली कोड लिख सकते हैं। अब वैसे तो ये ठीक लगता है कि ठीक है मुझे कुछ इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ा और मैंने डायरेक्टली कोड कर दिया, लेकिन DSA हम लॉन्ग टर्म के लिए सीख रहे हैं। DSA ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपने 1-2 महीने सीखा, बाद में आप भूल गए और बाद में आपको कभी यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा। कंपनी ज्वाइन करने के बाद जब हम नेक्स्ट कंपनी में भी अप्लाई करते हैं तब भी हमसे DSA के राउंड्स पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए DSA के जो आपके कोड्स हैं उनको संभाल के आप अपने सिस्टम के ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरीके से ब्राउज़र बेस्ड वेबसाइट्स मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करें, चाहे उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम ही क्यों ना लग जाए, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और एक सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप के ऊपर हमें एनीवेज इंस्टॉल करना आना चाहिए। हमें एनीवेज एक, अगर हम प्रोग्रामर बनना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर्स को लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल करना बहुत छोटी चीज़ है जिस पर हमें मास्टरी लेके ही आनी पड़ेगी। तो यही चीज़ विजुअल स्टूडियो कोड ही मैं आपको रिकमेंड करूँगी फॉर लॉन्ग टर्म। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ब्राउज़र बेस्ड वेबसाइट्स पर जाकर कोड करें। शुरुआत में एज अ बिगिनर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, पर लॉन्ग टर्म में आप मुझे थैंक यू बोलेंगे इस चीज़ को रिकमेंड करने के लिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस एज अ स्टूडेंट। तो आई होप कि आज का जो हमारा लेक्चर है उससे हमने कई सारी चीज़ें सीखी होंगी और आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको सीखने वाले हैं। अब पूरी सीरीज़ के थ्रू कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हम 2 एडिशनल चीज़ें और करने वाले हैं। सबसे पहला तो जैसे ही आपका कोई भी लेक्चर खत्म हो जाता है, लेट्स सपोज आपने लेक्चर 1 कंप्लीट कर दिया, आप क्या कर सकते हैं, फॉर अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एज अ स्टूडेंट हम जाकर कमेंट कर सकते हैं कि ये हमारी डेट है, आज हमने लेक्चर 1 है और इसको हमने कंप्लीट कर दिया है।
तो उससे क्या होगा, छोटे छोटे जो हमारे स्टेप्स होते हैं, जब हम छोटे छोटे एक तरीके से टिक लग गया, टिक लग गया, टिक लग गया, जब हम छोटे छोटे टिक लगाते रहते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में वो हमें फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस देते हैं। तो वो कमेंट करना, वो लिखना कि मेरा लेक्चर 1 आज इस डेट पर कंप्लीट हुआ है और मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है, वो एक तरीके से इंटरनली हम खुद को बता रहे हैं रिपीट करके कि मैंने एक गोल दिमाग में सोचा था कि मुझे इस लेक्चर को कंप्लीट करना है और उस गोल को मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो वो फीलिंग ऑफ कंसिस्टेंसी हमारे अंदर लेकर आएगा। तो एक तो ये चीज़ एडिशनल हम कर सकते हैं, एंड एक और एडिशनल चीज़ जो हम कर सकते हैं दैट इज टेकिंग द कंसिस्टेंसी चैलेंज। तो बेसिकली हमने एक ट्विटर अकाउंट स्टार्ट किया था टू ट्रैक द प्रोग्रेस फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको किसी भी लेक्चर के अंदर अगर आपको लगता है आपने कुछ सीखा है, आपकी कोई नई लर्निंग रही है, तो उसको आप लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टैग अस ऑन ट्विटर। तो वो जो आपकी चीज़ है कि हर लेक्चर में हम कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं, वो लर्निंग आप दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड लर्निंग इन पब्लिक। तो लर्निंग इन पब्लिक से क्या होता है, यू गेट टू शेयर वॉट यू आर लर्निंग एवरी डे। और एक बार आप शेयर करना शुरू करते हैं, एक बार आप बताना शुरू करते हैं कि हाँ ठीक है, आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये सीखा, तो हमारा बहुत सारे ट्रैक रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाता है एंड इट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। और जब भी हम डीएसए स्टार्ट कर रहे हैं, वो फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन हम डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को डेफिनेटली सीखने वाले हैं। तो इंटरनली एक पॉजिटिव फीलिंग जगाए रखने के लिए, इंटरनली कंसिस्टेंट रहने के लिए, वी हैव टू कीप द जोश हाई, एंड उसके लिए हमने ये 2 एडिशनल स्टेप्स लिए हैं। तो एज अ स्टूडेंट इफ यू फील लाइक इट, यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स फॉर कंसिस्टेंसी। तो आई होप कि आज के लेक्चर में बहुत सारी लर्निंग्स रही, ऐसे ही आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी काफ़ी सारी लर्निंग्स हमें मिल रही होंगी। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 से हम अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत करेंगे। हम कोड लिखने वाले हैं, तो उससे पहले इंश्योर करना है कि विजुअल स्टूडियो कोड एंड C++ हमारे सिस्टम के अंदर सेटअप हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।